कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी ऐसे गुड्स पे नहीं लगती है क्योंकि ये इंडिया में ही बनते हैं और इंडिया के लोग ही इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो बाहर से कुछ आ नहीं रहा है तो भैया नो कस्टम ड्यूटी, नो इंपोर्ट ड्यूटी, एज सिंपल एज दैट। आपने देखा होगा जब आप सो के सुबह उठे और जैसे गेट खुला एक पर्चा नीचे से आया, ठीक है, और न्यूज़पेपर के अंदर कोई पर्चा निकला किसी कोचिंग का, ठीक है, कि यहाँ पे ये सर पढ़ा रहे ज्वाइन कर लो, या किसी डॉक्टर का पर्चा निकला, डेंटल क्लिनिक पर्चे निकलते ना पिंक कलर के, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, कि रिटेल ट्रेड अगर आपको करना है तो कितने अलग अलग तरीके होते हैं रिटेल ट्रेड करने के, ठीक है। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। बेटा ये जो क्लास होने वाली है ये क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इंटरनल ट्रेड का वन शॉट, और जहां पे हम लोग कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ कवर करेंगे इंटरनल ट्रेड के बारे में। इंटरनल ट्रेड के बाद हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पे भी फोकस करने वाले हैं, उसके लिए भी एक क्लास आएगी। तो भैया स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल। ये सारी पीडीएफ जो है बेटा वो आपको कम्युनिटी चैनल पे मिल जाएगी, कम्युनिटी ग्रुप पे मिल जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, और इस चैनल पे कहां पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी क्लास 11 की, वो सब मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। तो लास्ट तक आपको टिके रहना है। इसके अलावा कॉमर्स अड्डा 24/7 का टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए सजा के रखा हुआ है, जाइए और कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें क्लास 11 की प्रिपरेशन के लिए भी, और क्लास 11 पास करके क्लास 12 में जाओगे ना, वहां की प्रिपरेशन के लिए भी वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है ना। तो आज यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल ट्रेड, और ये टॉपिक पिकअप किया है मैंने जो आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। बहुत मजेदार सेशन होने वाला है, बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिलेगी एंड बहुत ज्यादा रियल लाइफ ओरिएंटेड ये टॉपिक होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि यहां पे ना होलसेल, रिटेल और डिपार्टमेंटल स्टोर जो आप अपने डेली रूटीन की लाइफ में घर से निकलते ही दुकानों को देखते हो ना, बस हम आज उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कुछ फीचर्स होते हैं ना, और वो किसके अंदर ग्रुप की जाती हैं। होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, जो हमारी रूटीन लाइफ होती है ना, आज हम उसके बारे में भी जानेंगे कि भाई बिजनेस हमारे अगल बगल होता कैसे है, राइट। तो इंटरनल ट्रेड का सबसे पहले मतलब ये होता है बेटा कि हमारे इंडिया के अंदर जो ट्रेड हो रहा है, यानी कि बाहर, इंडिया के बाहर नहीं जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में नहीं जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए, हम लोग इंडिया में ही हैं एंड इंडिया के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो इसे हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले बेटा जानते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है और उससे भी पहले ट्रेड क्या होता है ना। चलो तो ट्रेड का क्या मतलब होता है। देखो भाई, अगर आपको बिजनेस करना है तो दो तरीके हैं, साफ साफ बताता हूं। बिजनेस करना है तो दो तरीके हैं। एक काम तो ये कर लो कि कुछ सामान प्रोड्यूस कर लो, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कर लो, तो तुम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो जाओगे। लेकिन अगर तुम कुछ बनाना नहीं चाहते हो, तुम इधर से खरीद के उधर बेचना चाहते हो, बाय करके सेल करना चाहते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रेड। ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, है ना। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी बना नहीं रहे हैं। और हमारा मेन सोल ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है भैया पैसा कमाना, टू अर्न द प्रॉफिट। ओके, the importance of trade in modern times has increased as new products are being developed every day। कहा जा रहा है कि आजकल के मॉडर्न टाइम में ट्रेड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि भैया रोज 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 नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, है ना, और कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। आज आप देखो बेटा, इंडिया की बात करते हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, बीबीटी और जितनी भी कार की ब्रांड्स हैं जो बाहर की हैं, वो सब इंडिया आ चुकी हैं। अब इंडिया के लोग फॉरेन की कंपनीज की कारें खरीद रहे हैं। यही नहीं बेटा, हम बहुत कुछ अब्रॉड का और फॉरेन की कंपनीज का जो है कंज्यूम करने लग रहे हैं, है ना। तो भैया क्योंकि अब हर दिन नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, कंजम्पशन के लिए पूरी दुनिया में अवेलेबल है, तो भैया ट्रेड तो करना पड़ेगा। नो इंडिविजुअल और कंट्री कैन क्लेम टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय इट। कहा जा रहा है कि कोई भी कंट्री, अमेरिका भी हो, चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, कोई भी कंट्री सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, समझ रहे हो। अब जैसे रशिया है, वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, ठीक है। कुवैत है, कतर है, यहां पे तेल बहुत होता है लेकिन पानी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अनाज नहीं होता। और आप जानते हो भैया, पानी नहीं होगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, है ना, तो खाने पीने के आइटम की कमी रहती है। तो तेल ये बाहर बेचते हैं और बाकी सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने का आइटम। आप इंडिया को देखें, बहुत अच्छी फसल होती है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर है, बट तेल नहीं होता है, तो हम लोग तेल मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं।
तो कोई भी कंट्री ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती है, चाहे आप जितना भी हाथ पांव मार लें। कुछ भगवान की प्रकृति भी होती है ना, नेचुरल रिसोर्सेज, तो भैया अगर किसी कंट्री में नहीं है तो नहीं है, वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती है कि वो सारा सामान प्रोड्यूस कर ले जाए, राइट। Thus, each one is engaged in producing what is the best suited to produce and exchanging with the others। कहा जा रहा है कि फिर इस केस में क्या किया जाए, इस केस में किया यह जाए कि हर कंट्री वो प्रोड्यूस करे जो उनके पास है और बाकी सब कुछ एक्सचेंज कर ले, है ना। मेरे पास ये पेन है, मुझे स्केल चाहिए तो पेन देके स्केल ले लो, 100 की सीधी बात, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। अब यही ट्रेड जब देश दुनिया के बीच में और इंडिया के बीच में होता है ना, तो इसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। बट जब इंडिया के अंदर ही ट्रेड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। ओके, यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अगर हम ट्रेड की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, अगर हम बायर्स और सेलर्स की जियोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं, अगर हम बायर्स और सेलर्स की जियोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं, जियोग्राफिकल यानी कि समझ लो ना भाई, जो देखते हैं कि धरती के मतलब जो है दुनिया के नक्शे पे वो कंट्री कहां पे है, तो भैया दो तरीके से बात होती है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड विच टेक प्लेस विद इन अ कंट्री, ऐसा ट्रेड जो कि कंट्री के अंदर ही हो रहा है ना, उसको हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं। ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, और ऐसा ट्रेड जो कि 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में हो रहा है ना बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो इंटरनल ट्रेड के ऊपर है, एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर में अगले टॉपिक में बात करेंगे, अगले चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो वो ट्रेड जो कंट्री के बीच में, कंट्री के अंदर हो रहा है, विद इन द कंट्री, वो हम लोग का इंटरनल ट्रेड होता है। लेकिन जो कंट्री के बाहर होता है, जैसे इंडिया का अमेरिका से जो है कोई ट्रेड हो रहा है, लेना देना हो रहा है, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। अच्छा, तो अब सवाल यह आता है कि भाई ये इंटरनल ट्रेड है क्या एक्चुअली में, व्हाट इज इंटरनल ट्रेड, है ना। तो उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो देखो यहां पे देखो, इंटरनल ट्रेड की बात किया जाए तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं और बेचते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, एक कंट्री के अंदर ही जब हम गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं कंट्री के अंदर, कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने अपने घर के बगल में ऐसी दुकानें जरूर देखी होंगी, ठीक है। वेदर द प्रोडक्ट आर परचेज फ्रॉम अ नेबरहुड शॉप इन अ लोकेलिटी, चाहे तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो बिल्कुल नेबरहुड शॉप से ले रहे हो कि घर से निकले और तुरंत दुकान आ गई, ये भी इंटरनल ट्रेड होता है। और आप किसी सेंट्रल मार्केट जा रहे हो बेटा, ये भी इंटरनल ट्रेड होता है। आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर जा रहे हो, ये भी इंटरनल ट्रेड है। आप किसी मॉल जा रहे हो, ये भी इंटरनल ट्रेड है। आप नेबरहुड शॉप जाके सामान ले रहे हो, ये भी इंटरनल ट्रेड है। बस इतना समझ लो कि जो कंट्री के अंदर हो रहा है वो इंटरनल ट्रेड है। और यहां ही नहीं, यहां पे भी लगता है बेटा कोई एग्जीबिशन वगैरह लगी है ना, लगता है ना बुक मेला, किताब मेला, है ना। और डोर टू डोर अगर कोई सेल्समैन आपका सामान बेचने आ रहा है, आपने देखा ना, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं रेडी वाले, तो भाई आप घर से निकल रहे हो और रेडी वाले क्या करते हैं, सड़क पे ही घूमते रहते हैं और आप उनसे सामान खरीद सकते हो। तो बगल की दुकान से सामान लो, डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान लो, मॉल से सामान लो, सेंट्रल मार्केट से सामान लो, या डोर टू डोर सामान बेचो, ठीक है, या एग्जीबिशन लगाओ, भैया सब कुछ जो है इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है। ओके, इस इंटरनल ट्रेड की एक खास बात है, क्योंकि बेटा बाहर से कुछ तो आ नहीं रहा है, तो सरकार किस चीज पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी, सरकार सिर्फ जीएसटी लेगी आपसे, ठीक है। तो भैया कोई भी कस्टम ड्यूटी, है ना, जो कस्टम डिपार्टमेंट वालों को पे करना पड़ता है, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी ऐसे गुड्स पे नहीं लगती है, क्योंकि ये इंडिया में ही बनते हैं और इंडिया के लोग ही इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो बाहर से कुछ आ नहीं रहा है, तो भैया नो कस्टम ड्यूटी, नो इंपोर्ट ड्यूटी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्योंकि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन का ही एक पार्ट है एंड आर मेंट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, और ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही बने हुए हैं। डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में ही प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं और इंडिया में ही क्या हो रहे हैं, ये कंज्यूम हो रहे हैं, कंजम्पशन भी हो रहा है। तो भैया बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम अपनी इंडिया के अंदर सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। कोई कस्टम, कोई इंपोर्ट ड्यूटी इस पे लगती नहीं है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये हो गया भाई आपका इंटरनल ट्रेड। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, इंटरनल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इंटरनल ट्रेड को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा रहा है, एक होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, एक पहली बात तो एक एक लाइन में आसान भाषा में समझाता हूं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। देखो, मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया,
जिसने यानी कि जिसने प्रोड्यूसर ने सामान बनाया, मैन्युफैक्चरर बोलो, प्रोड्यूसर बोलो, कुछ भी बोलो, उसने सामान बनाया। और एक इंसान है होलसेलर, उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीद लिया और अपने पास बना के बचा के रख लिया। अब रिटेलर, मान लो तुम्हारे गली मोहल्ले का कोई रिटेलर है, वो होलसेलर से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदेगा और कंज्यूमर्स को बेचेगा, समझ गए ना। तो होलसेलर वो इंसान है जो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है बहुत सारा सामान, और रिटेलर वो इंसान है जो होलसेलर से खरीदता है थोड़ा थोड़ा सामान बेचने के लिए, क्योंकि होलसेलर के पास जगह ज्यादा होती है और रिटेलर के पास भाई जगह छोटी होती है। ये तो चलो डिपार्टमेंटल स्टोर की एक फोटो है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और सबसे पहले समझते हैं होलसेल ट्रेड क्या होता है। होलसेल ट्रेड का मतलब होता है रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज। अगर आप बाय करते हो, सेल करते हो गुड्स और सर्विसेज को बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में, बेटा यही आपका जो है कीवर्ड है, फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज। या तो क्या करो, रीसेल कर दो, खरीदा और बेचा, और या तो उसको बीच में यूज भी कर सकते हो। होलसेल सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। बेटा मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक होता है, वो होता है आपका होलसेलर, ठीक है। होलसेलर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में इंपॉर्टेंट लिंक होता है, मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और रिटेलर को बेचता है। दे इनेबल द प्रोड्यूसर्स टू रीच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। ये प्रोड्यूसर्स को इनेबल करते हैं कि प्रोड्यूसर यानी कि सामान बनाने वाला, कि वो भैया जो प्रोड्यूसर है वो बायर्स तक पहुंच सके। देखो आप सामान बना रहे हो, एक एग्जांपल ले लो, आप सामान बना रहे हो, आप प्रोड्यूसर हो, आपका मेन टारगेट क्या है, सामान को बेचना और प्रॉफिट कमाना। तो भैया सामान को बेचने के लिए मैन्युफैक्चरर सामान को बनाने पे ध्यान देगा, बेचने पे ध्यान कौन देगा, होलसेलर और रिटेलर। तो वही लिखा हुआ है कि भाई होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर्स को इनेबल करता है कि वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स के पास पहुंचे, और ऐसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, जियोग्राफिकल एरिया में फैले हुए हैं। देखो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। अब अगर मैं इस पेन की बात करता हूं, इस मार्कर की बात करता हूं, तो जहां जहां पढ़ाया जा रहा होगा वहां वहां इस पेन को यूज किया जाता होगा, राइट। या जहां जहां लिखा जा रहा होगा वहां वहां आप लिखने वाले पेन को या पेंसिल को यूज करते होगे, राइट। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो कहने का क्या मतलब है कि भाई जो मैन्युफैक्चरर है उसको अगर पूरे इंडिया में बच्चों तक पहुंचना है, पेन को बेचना है, तो उसको होलसेलर और रिटेलर्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये होता है बच्चा होलसेल ट्रेड। आगे बढ़ते हैं। दे अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज। अब देखो होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से बल्क में जो है बल्क में खरीदता है। अब देखो मान लो कि एक कोई शर्ट बनाने वाली कंपनी है और होलसेलर ने क्या किया बेटा, होलसेलर ने बहुत सारा शर्ट खरीद लिया है, बहुत सारा, ठीक है। अब होलसेलर करेगा क्या, स्मॉल साइज वाली शर्टों को एक जगह रखेगा, मीडियम साइज वाली शर्टों को एक जगह रखेगा, लार्ज साइज वाली शर्टों को एक जगह रखेगा, फिर आता है एक्सेल, फिर आता है डबल एक्सेल, और फिर आता है भाई ट्रिपल एक्सेल। इन सारी शर्टों को क्या कर देगा, ग्रेडिंग कर देगा। जैसे स्मॉल साइज की 100 शर्टें हैं, मीडियम साइज की 200 शर्टें हैं, लार्ज साइज की 50 शर्टें हैं, एक्सेल की 100 है, डबल एक्सेल की 100 है, ट्रिपल एक्सेल की 100 है। इस तरीके से जो टोटल क्वांटिटी है ना, उसको अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, कलर के हिसाब से, शेप के हिसाब से वो बांट देगा, और इसे ही हम लोग कहते हैं ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, इसे ही ग्रेडिंग कहते हैं। ऐसा भी कर सकता है कि भाई एक तरफ ब्लू शर्ट्स, एक तरफ रेड शर्ट्स, एक तरफ येलो शर्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से भी वो बांट सकता है बेटा, इसे ही ग्रेडिंग कहते हैं। जब आप अपने गुड्स को क्लासिफाई करते हो अलग अलग ग्रुप्स में, है ना, अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया लाइक क्वांटिटी, साइज, कलर एटसेट्रा, देन इट इज नोन एज ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो होलसेलर ग्रेडिंग करता है, फिर धीरे धीरे रिटेलर को बेचता है, और पैकिंग करता है, पैकेजिंग करता है सामान की स्मॉल स्मॉल लॉट्स में रिटेलर को बेचने के लिए। स्टोरेज भी करता है बेटा, स्टोरेज वगैरह आप पढ़ ही चुके हो। ट्रांसपोर्टेशन करता है, सामान को इधर उधर ले जाता है। प्रमोशन भी करता है कि भाई गुड खरीद लो, गुड खरीद लो। मार्केट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। मार्केट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का मतलब है कि भाई मार्केट के बारे में जानकारी लेता है कि मार्केट में कंज्यूमर्स को क्या पसंद आ रहा है, व्हाट आर द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स नाउअडेज, ये उसको पता रहता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड ऑर्डर्स ऑफ रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज। रिटेलर्स को सप्लाईज देना यह भी होलसेलर का काम होता है, और रिटेलर्स के ऑर्डर्स को लेना यह भी होलसेलर का काम होता है। ओके, और भाई एक सबसे बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर ये होलसेलर नहीं होगा ना, तो देखो रिटेलर जिसकी बहुत ही, देखो होलसेलर का बहुत बड़ा स्टोरेज है, बहुत बड़ा वेयर हाउस है, लेकिन रिटेलर की बहुत छोटी सी दुकान है। अगर ये होलसेलर नहीं होगा ना, तो रिटेलर बेटा सामान कहां रखेगा,
दुकान तो छोटी है, तो होलसेलर सबसे बड़ी मदद अगर किसी को करता है तो वो रिटेलर को करता है। ठीक है, रिटेलर के लिए वो लार्ज स्टॉक्स को मेंटेन करता है और रिटेलर्स को बेटा क्रेडिट फैसिलिटीज यानी कि उधार की फैसिलिटीज भी देता है। रिटेलर कहता है अरे मालिक वो दिवाली आ रही है, पैसा थोड़ा कम है और जरा हमको सामान दे दीजिए और दिवाली एक बार हो जाएगी तो आपको सामान जो है बेच देंगे। तो होलसेलर कहता है चलो ठीक है। तो होलसेलर क्रेडिट फैसिलिटीज यानी कि उधार की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराता है अपने रिटेलर्स को। ठीक है ना, आगे समझते हैं भाई, आगे की कहानी क्या है। आगे है होलसेल ट्रेड के कुछ एग्जांपल्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। जैसे कि होलसेल ट्रेड अगर आप देखें सूरत में टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ी है, यानी कि कपड़े जो है सूरत में बहुत जम के मिलते हैं, वो एक अच्छा एग्जांपल है। दादर फ्लावर मार्केट मुंबई मुंबई में फ्लावर मार्केट है दादर के इलाके में। ठीक है, अब ये जो होलसेलर्स होते हैं ये कंज्यूमर्स को बहुत ही कम सामान बेचते हैं। देखो अगर मान लो सूरत के टेक्सटाइल मार्केट से कोई कंज्यूमर साड़ी खरीदेगा, कितनी साड़ी खरीद लेगा? मैं कितनी साड़ी, मान लो किसी की शादी है देनी है तो भाई कितनी साड़ी ले लेंगे? 2 साड़ी, 3 साड़ी, 4 साड़ी, 5 साड़ी। लेकिन जब होलसेलर लेगा ना तो 500 1000 साड़ी का ऑर्डर देगा। तो हमेशा होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से लेता है और रिटेलर्स को ही बेचता है। कंज्यूमर बहुत सामान खरीदते नहीं है उससे। ठीक है, सॉरी बेटा थोड़ी खांसी आ रही थी, बट हाँ आप सही है। हाँ जी चलिए। सर्विसेज ऑफर्ड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर्स। होलसेलर्स क्या सर्विसेज देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को? मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सामान बनाने वाले। सबसे पहली जो फैसिलिटी वो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो भाई होलसेलर अगर खरीदेगा नहीं तो ये बना के करेंगे क्या? समझ रहे हो? तो भाई जब सॉरी देखो बेटा, जब तक होलसेलर खरीदेगा नहीं तब तक ये मैन्युफैक्चरर्स बना के करेंगे क्या? तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाते हैं होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर से। बियरिंग रिस्क, सामान को स्टोर करने का रिस्क होलसेलर्स उठाते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को कि भैया मार्केट में इस समय चल क्या रहा है। देखो मैन्युफैक्चरर वो सामान बनाता है बेटा जो उसको लगता है कि मार्केट में बिकेगा, और होलसेलर ही एडवाइस देता है कि भाई मार्केट में ये चीज चल रही है, ये बनाओ तो ये बिकेगी। तो एक्सपर्ट एडवाइस देने का काम होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स को करते हैं। फैसिलिटेट्स कंटिन्यूटी, देखो होलसेलर बल्क में लगातार खरीदते ही रहते हैं। होलसेलर्स क्या करते हैं, बल्क में लगातार खरीदते ही रहते हैं, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यूटी के साथ चलती रहे, ये होलसेलर्स है तो पॉसिबल हो पा रहा है। आखिरी फिर आता है बेटा स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि आपके सामान को बहुत ही बड़ी जगह पे स्टोर करके रखना, यह भी होलसेलर का ही काम होता है। हेल्प इन द मार्केटिंग फंक्शन, प्रोडक्शन कर दोगे लेकिन मार्केटिंग का क्या? सामान बना दोगे, मार्केटिंग का क्या? अब देखो आपके मन में सवाल यह आएगा कि सर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब यह होता है कि सामान बना के जनता तक यह बात पहुंचा देना कि आप सामान बेच रहे हो। समझ रहे हो ना? जनता तक अपने प्रोडक्ट के बारे में पहुंचाना और जनता को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना कि हाँ भाई हम ये जो है प्रोडक्ट बनाते हैं और आपको खरीदना है। मार्केटिंग जानते हो ना, एडवर्टीजमेंट वगैरह मार्केटिंग के अंदर ही आता है। समझ गए? आगे देखते हैं कि भाई मार्केटिंग के फंक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ये होलसेलर्स। मार्केटिंग के फंक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ये होलसेलर्स। प्रोड्यूसर्स के लिए मार्केटिंग करने का बहुत तगड़ा काम होता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, और जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो प्रोड्यूसर्स को होलसेलर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं, यानी कि पैसों की मदद भी करते हैं। तो ये बेटा कुछ सर्विसेज हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इन सर्विसेज को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूं और थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले होलसेलर्स क्या करते हैं, रिस्क को बियर करते हैं। ठीक है, देखो होलसेलर सामान को खरीदते हैं, डील करते हैं गुड्स में और अपने खुद के नाम पे करते हैं, यानी कि भाई बहुत सारा सामान जो है स्टोर करके रख लेते हैं।
गुड्स की डिलीवरी लेते हैं, टेक्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड कीपिंग द गुड्स परचेज इन लार्ज लॉट्स इन द वेयर हाउसेस। अब देखो वेयर हाउसेस में बहुत ही बड़े बड़े लॉट्स में गुड्स को रखना ये होलसेलर का काम होता है, और इसके द्वारा क्या करता है होलसेलर, रिस्क बियर करता है कि भैया अब सामान बेचने की जिम्मेदारी मेरी है, मैन्युफैक्चरर की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है। Wholesaler provides financial assistance to the manufacturers in the sense that they are generally make cash payment for the goods purchased by them. होलसेलर जब भी कोई सामान खरीदते हैं वो हमेशा कैश पेमेंट करते हैं, और कैश पेमेंट करने से प्रोड्यूसर्स को बहुत मदद मिलती है, उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है क्योंकि उनका कैश इनफ्लो आता है। देखो मैंने सामान खरीदा, 100 पेन का ऑर्डर दिया, 100 पेन के पैसे कैश में दिए, तो प्रोड्यूसर्स को भी हेल्प हो जाएगी क्योंकि कैश सबको चाहिए होता है, क्रेडिट किसी को नहीं चाहिए, उधार किसी को नहीं चाहिए, कैश सबको चाहिए। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब है कि होलसेलर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को कैश पेमेंट करके, है ना, जो भी सामान लेते हैं उसका कैश पेमेंट वो करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट है एक्सपर्ट एडवाइस। दे आर इन अ पोजीशन टू एडवाइज द मैन्युफैक्चरर्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कस्टमर का क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंसेस है, ये प्रोड्यूसर को नहीं पता होता है, होलसेलर्स उनको बताते हैं। मार्केट कंडीशंस क्या है भाई, मार्केट इस समय मंदी चल रही है या मार्केट में बहुत बूम आया हुआ है। अगर बूम आया हुआ है जैसे दिवाली का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, ठंडियों का टाइम है, तो वहां पे मार्केट में बूम आता है क्योंकि भाई शादी का सीजन भी इसी समय है, फेस्टिवल सीजन भी इसी समय, न्यू ईयर भी इसी समय आ रहा है। तो मार्केटिंग कंडीशंस क्या है, मार्केट की कंडीशंस क्या है। कॉम्पिटेटिव एक्टिविटीज, कंपटीशन क्या एक्टिविटीज कर रहा है, भाई आप सामान बनाते हो, जैसे मार्कर बनाने की बात हो रही है तो यही मार्कर बहुत से लोग और बनाते होंगे, तो कॉम्पिटिटर्स के बीच में क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी, ये सारी 1 नंबर की जानकारी, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर की जानकारी, ये सारी जानकारी कौन पहुंचाता है, ये सारी जानकारी होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पहुंचाता है। हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन, बेटा एडवर्टीजमेंट वगैरह करने का काम है ना, यानी कि अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने का काम भी होलसेलर का कहीं ना कहीं होता है। वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, और क्योंकि यही होलसेलर्स हैं जो कंटिन्यूटी के साथ सामान को खरीदते रहते हैं, तो प्रोड्यूसर्स क्या है बनाते रहते हैं। अगर ये खरीदना बंद कर देंगे तो प्रोड्यूसर्स बेचेंगे किसको, राइट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है स्टोरेज। स्टोरेज, होलसेलर क्या करते हैं, सामान को डिलीवरी लेते हैं और अपने गोडाउन्स में जो है अपने वेयर हाउसेस में बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे रिटेलर्स को बेचते जाते हैं। होलसेलर्स टेक्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स when these are produced in factory, जब भी ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, and keeping them in their godowns and warehouses, और उन सामान को गोडाउन और वेयर हाउसेस में संभाल के बचा के रखते हैं। फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब देखो होलसेलर्स क्या करते हैं, वो स्मॉल ऑर्डर्स देते हैं किसको, रिटेलर्स को, एंड पास ऑन द पूल ऑफ सच ऑर्डर्स टू द मैन्युफैक्चरर। देखो रिटेलर क्या करता है, ऑर्डर देता है होलसेलर को, होलसेलर क्या करता है, ऑर्डर देता है मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। और रिटेलर देता है छोटे छोटे ऑर्डर, लेकिन रिटेलर बहुत सारे होते हैं होलसेलर के संपर्क में, तो अगर 10 ऑर्डर एक ने दिए, 10 करते करते 100 हो जाएगा। तो ये होलसेलर क्या करता है, 100 ऑर्डर देता है प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को, है ना। तो बल्क क्वांटिटी में उनसे खरीदते भी हैं ये लोग। दिस इनेबल्स द प्रोड्यूसर्स टू अंडरटेक प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, और इससे क्या होता है, प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल पे पहुंच पाता है, एंड टेक एडवांटेज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है ना। जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे पहुंचता है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स को कॉस्ट बेनिफिट भी होता है। देखो बेटा, एक मार्कर बनाओगे खर्चा उतना ही लगेगा, मशीन उतनी ही लगेगी, लेबर उतनी ही लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही लगेगी। बेटा 500 मार्कर बनाओगे तो लेबर को तो वेजेस दे ही रहे हो महीने भर के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। मशीन तो 1 मार्कर के लिए भी लगेगी, 2 मार्कर के लिए भी लगेगी और 200 मार्कर के लिए भी जो है लगेगी। तो भैया अगर आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हो तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं, यानी कि आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। ओके, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। ये सारे बेनिफिट्स कौन किसको देता है, होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं। चलिए अब जानते हैं रिटेल ट्रेड के बारे में। रिटेल ट्रेड में क्या होता है, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा ही दिया है। रिटेल इज अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट इज एंगेज इन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो रिटेल ट्रेड में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बेचने हैं, किसको बेचने हैं, टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। जब हम अपने सामान को डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेच देते हैं तो उसे हम लोग रिटेल ट्रेड कहते हैं। जो आपके घर के अगल बगल दुकान दिखती है ना, वो सारी रिटेल की दुकान है, वो सारी रिटेल की दुकान है। द रिटेल रिप्रेजेंट्स अ फाइनल स्टेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर टू द फाइनल कंज्यूमर। कहा जा रहा है कि ये
बिल्कुल फाइनल स्टेज है, बिल्कुल फाइनल, इसके आगे कोई स्टेज नहीं है। जहां पे गुड्स क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास, जहां पे गुड क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास, और होलसेलर से रिटेलर के पास, और फिर रिटेलर के पास बेटा, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक ये गुड्स जो है पहुंच रहे हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच रहे हैं। तो ये बिल्कुल फाइनल स्टेज है रिटेल ट्रेड की, उसके पहले सारी स्टेज हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब रिटेल ट्रेड के बारे में और जानते हैं। ये आपको मेरे पीछे एक दुकान दिख रही है, ये रिटेल ट्रेड का बहुत ही शानदार एग्जांपल है। आपके घर के अगल बगल भी ऐसी दुकानें होंगी जहां पे वो सारा सामान रिटेल में बेचता है। द रिटेलर नॉर्मली बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स देम इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। देखो भैया, ये सिंपल सी बात है, होलसेलर से सामान लेते हैं और कंज्यूमर्स को सामान बेचते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्या है, होलसेलर्स कि क्या सर्विसेज है रिटेलर्स को, सर्विसेज ऑफर्ड बाय, देखो हमने ये पढ़ा ना कि होलसेलर्स क्या सर्विस देते हैं मैन्युफैक्चरर को। अब समझते हैं होलसेलर्स क्या सर्विसेज देते हैं रिटेलर्स को। तो सुनो ध्यान से, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, देखो रिटेलर बेचारा, डिमांड आएगी किसके पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा। तो गुड्स की अवेलेबिलिटी कौन इंश्योर करता है, होलसेलर ही इंश्योर करते हैं कि गुड्स हमारे पास अवेलेबल है, आओ हमसे खरीद लो। मार्केटिंग का बहुत सारा सपोर्ट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ये सारी चीजें, पैकेजिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग, ये सारी चीजें बेटा कौन करके देता है, होलसेलर ही करके देता है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, कभी कभी होलसेलर रिटेलर्स को क्रेडिट भी देते हैं, उधार भी देते हैं। रिटेलर ने कहा भैया पैसे नहीं है, जरा सामान दे दो, बेचेंगे तो पैसा आएगा तो तुमको लौटा देंगे, है ना। तो उस केस में भैया होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को क्रेडिट यानी कि उधार भी देता है, रिस्क भी शेयर करता है। काहे का रिस्क भैया, ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क, कम्युनिकेशन का, स्टोरेज का रिस्क, ठीक है, ये सारे रिस्क भी बियर करता है। और क्योंकि होलसेलर मार्केट में एक बड़ा प्लेयर होता है तो उसके पास मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी होती है अच्छी खासी, जो वो रिटेलर्स को क्या करते हैं बेटा, प्रोवाइड करते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं। ओके नेक्स्ट आते हैं सर्विसेज टू रिटेलर्स। रिटेलर्स को क्या सर्विस देते हैं, जरा एक बार डिटेल में समझते हैं, जो मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाया। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, रिटेलर्स हैव टू मेंटेन एडिकेट स्टॉक ऑफ वेरिड कमोडिटीज। देखो रिटेलर क्या होता है ना, रिटेलर अलग अलग कमोडिटीज को बहुत क्वांटिटी में रखता है, यानी कि उसके पास ऑयल होना चाहिए, शैंपू होना चाहिए, खाने का सामान, ब्रेड होना चाहिए। आपने अपने अगल बगल परचून की दुकान देखी है ना, जहां पे सब कुछ मिलता है, चावल, गेहूं, आटा भी मिल रहा है, ब्रेड भी मिल रही है, अंडे भी मिल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है, चॉकलेट भी मिल रही है, सब कुछ छोटा छोटा क्वांटिटी में मिलता है। तो भैया देखो, क्योंकि रिटेलर क्या करता है, बहुत सारी कमोडिटीज का, रिटेलर क्या करता है, बहुत सारी कमोडिटीज का, वेरीड कमोडिटीज का एडिकेट स्टॉक अपने पास रखता है, सो दैट दे कैन ऑफर वैरायटी टू देयर कस्टमर्स, ताकि वो अपने कस्टमर्स को वैरायटी ऑफर कर पाए। होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से सामान लेके रिटेलर्स को अवेलेबल कराता है। मार्केटिंग सपोर्ट की बात करते हैं, होलसेलर्स क्या करते हैं, होलसेलर्स है ना, होलसेलर्स क्या करते हैं, अलग अलग मार्केटिंग के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और सपोर्ट प्रदान करते हैं। किसको सपोर्ट देते हैं, रिटेलर्स को देते हैं। वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं और कस्टमर्स को इंड्यूस करते हैं, कस्टमर्स को प्रभावित करते हैं कि आओ और हम लोगों से सामान खरीदो। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आता है ग्रांट ऑफ क्रेडिट। जैसा कि मैंने आपको बताया, उधार देने का काम भी होलसेलर रिटेलर्स को करते हैं। होलसेलर जनरली उन लोगों को ही उधार देते हैं जो उनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, और दिस इनेबल्स द रिटेलर्स टू मैनेज द बिजनेस विद रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और क्योंकि रिटेलर्स को उधार पे पैसा मिलता रहता है, हाँ उधार वापस भी करते रहते हैं, इसी वजह से रिटेलर्स को बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात करते हैं। देखो हमेशा होलसेलर जो होता है वो एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होता है, किसी एक प्रोडक्ट को खरीदता है या बेचता है, तो वो अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, है ना। दे इन्फॉर्म द रिटेलर्स अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, वो रिटेलर्स को नए नए प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनके यूजेस के बारे में बताते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइसेस के बारे में बताते हैं। रिस्क शेयर करना, होलसेलर क्या करता है, सामान को बल्क में खरीदता है और सेल करता है छोटी छोटी क्वांटिटीज में। तो जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का रिस्क है ना, वो कौन बियर करता है, वो आपका होलसेलर ही बियर करता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज ऑफर्ड बाय रिटेलर्स टू होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। अब होलसेलर की सर्विसेज देख ली हमने, रिटेलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को।
अब हम समझेंगे रिटेलर की सर्विसेज, किसको, होलसेलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को। कौन दे रहा है सर्विस, रिटेलर्स दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे हैं और होलसेलर्स को दे रहे हैं। तो देखो भाई, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, रिटेलर ही है जो अल्टीमेट कस्टमर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कौन करता है, रिटेलर करता है। लार्ज स्केल ऑपरेशन चलाने का काम कौन करता है, लार्ज स्केल ऑपरेशन। देखो भाई, रिटेलर है तो आप ज्यादा सामान बना पा रहे हो, रिटेलर है तो होलसेलर ज्यादा सामान रख पा रहा है, रिटेलर नहीं होगा तो कंज्यूमर्स को बेचेगा कौन, ठीक है। इसके अलावा रिटेलर्स घर घर जाके भी सामान बेचते हैं, पर्सनल सेलिंग भी करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सेल्स प्रमोशन होता है उससे, यानी कि उससे अगर आप सेल्स पर्सनली सेल करते हो ना, तो उससे क्या होता है, सेल ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के रिलेशंस इसमें बेटर हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स डायरेक्टली फीडबैक भी दे पाते हैं बेचने वाले को कि सामान कैसा लगा। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वो भी रिटेलर का काम होता है, और प्रमोशन में हेल्प करना, एडवर्टीजमेंट में, सेल्स प्रमोशन में। सेल प्रमोशन समझते हो, जैसे आपको रिबेट दे दिया जाए, डिस्काउंट दे दिया जाए, वाउचर दे दिया जाए, समझते हो ना, कि भाई 2 पे 1 फ्री, 3 पे 1 फ्री, कुछ ऐसा, या सेल 50% ऑफ, 20% ऑफ। तो सेल प्रमोशन टेक्निक्स में भी आपके ये जो रिटेलर्स है वो हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को और होलसेलर्स को। अब समझते हैं, जैसा कि मैंने बताया, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है यहां पे, पर्सनल सेलिंग की बात होती है यहां पे, लार्ज स्केल ऑपरेशन फैसिलिटेट हो पाता है रिटेलर्स की वजह से, उसकी बात होती है। मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि भाई क्या टेस्ट एंड क्या प्रेफरेंसेस चल रहे हैं कंज्यूमर्स के, क्या चीजें फैशन में चल रही हैं, क्या चीजें ट्रेंड में चल रही हैं, और प्रमोशन करने में भी हेल्प करते हैं। सेल्स प्रमोशन, अलग अलग टेक्निक्स ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये भैया सर्विसेज है रिटेलर्स की, मैन्युफैक्चरर्स को और होलसेलर्स को। सर्विसेज ऑफर्ड बाय रिटेलर्स टू कंज्यूमर्स, ये हम लोग लास्ट सर्विसेज पढ़ रहे हैं, और यहां पे समझेंगे कि रिटेलर्स कस्टमर्स को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि रिटेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन ये भी समझेंगे कि रिटेलर जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर या अल्टीमेट कस्टमर को कोई सर्विस देता है क्या, बिल्कुल देता है भाई। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा तो उसके बारे में जानकारी जो है रिटेलर्स ही कंज्यूमर्स को देते हैं। न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी पूरी जानकारी रिटेलर्स हमारे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराते हैं, मुहैया कराते हैं। छोटे छोटे सामान खरीदना, 10-10 रुपए के, 15-15 रुपए के, और स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदना कैसे हो पाता है, हम लोगों को कैसे हो पाता है, क्योंकि रिटेलर्स बैठे हुए हैं। कभी कभी अगर जान पहचान वाली दुकानें हैं, मोहल्ले में ही दुकान है, तो आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी कभी कभी होता है कि भाई चलो पैसा नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, सामान घर पे ले आते हैं, महीने महीने का पैसा दे देते हैं, अगर घर में जान पहचान की दुकान है। तो कभी कभी रिटेलर्स क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं हमारे कंज्यूमर्स को। आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो कोई रिटेलर है और वो टीवी बेचता है, तो आपने टीवी खरीद ली, अब टीवी घर में दीवार पे हैंग करवानी है, तो कौन हैंग करेगा, आप खुद तो हैंग करोगे नहीं, इसके लिए वही शॉपकीपर किसी को भेज देगा और आपके यहां टीवी हैंग करवा देगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आफ्टर सेल्स सर्विसेज का। वाइड सिलेक्शन, बेटा रिटेलर्स के पास बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, आपने देखा ही होगा, कॉफी लेने जाओगे तो नेस्कैफे की कॉफी जो है कॉफी भी देगा, ब्रू की कॉफी भी देगा। दूध लेने जाओगे तो मदर डेयरी का भी दूध है, अमूल का भी दूध है, काउ मिल्क भी है, बफेलो मिल्क भी है, ठीक है। और चॉकलेट लेने जाओगे तो हर तरीके की चॉकलेट उसके पास उपलब्ध है। तो कस्टमर्स को वाइड सिलेक्शन करने का मौका मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात अवेलेबिलिटी होती है उसके पास, कभी सामान खत्म नहीं होता है। कंज्यूमर जब भी जाएगा रिटेलर को सामान देना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैसे हो पाता है, जब रिटेलर अपने पास गुड्स को रखता है लार्ज क्वांटिटी में। चलो ये देखो भाई, बता दिया मैंने, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कन्वीनियंस इन बाइंग और वाइड सिलेक्शन, ये सारी चीजें देते हैं। ओके, आफ्टर सेल सर्विसेज की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि भैया फ्री होम डिलीवरी वगैरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। रिटेलर्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट आफ्टर सेल सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ होम डिलीवरी, है ना, सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स की भैया कोई पार्ट्स इसके सप्लाई होना बचे हुए हैं, है ना, और कस्टमर्स को अटेंड करने का काम भी करते हैं। इससे क्या होता है, जो बायर होता है ना वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाता है। देखो बायर एक कस्टमर को समझना बहुत मुश्किल है, और इंडियन कस्टमर्स को समझना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि बेटा हमको हर चीज चाहिए, हमको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, हमको डिस्काउंट भी चाहिए, घर तक सर्विस भी चाहिए, हम इंडियन कस्टमर्स को सब कुछ चाहिए। तो भैया ये सारी चीजें हेल्प करती हैं कि बायर बार बार उसी दुकान पे आए, कस्टमर बार बार उसी दुकान पे आए और उसी दुकान से सामान खरीदे, है ना। रिपीट परचेज ऑफ द प्रोडक्ट,
प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम भी रिटेलर करते हैं बायर को, और ऐसे बायर जो रेगुलर होते हैं, यानी कि जो उनकी दुकान से लगातार सामान खरीदते हैं। ओके, उसके बाद कंजम्पशन जिससे हो पाता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़िया होती है। देखो मान लो पैसा नहीं है या टूटे नहीं है या भैया कैश नहीं है, तो रिटेलर क्या करेगा, आपको सामान दे देगा, आप बाद में उसको पैसे दे सकते हो अगर आप उसके रेगुलर कस्टमर हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिटेलिंग ट्रेड। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई सर। आपने जब हमको शुरू किया था पढ़ाना, तो आपने कहा था इंटरनल ट्रेड के अंदर होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, तो वो तो पढ़ लिया। अब चैप्टर में और क्या बचा है सर? तो अब वो मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई चैप्टर में और क्या चीजें बची हुई हैं। देखो, है ना, अभी हम लोग जानेंगे रिटेल ट्रेड के बारे में कि रिटेल ट्रेड कितने तरीके का होता है। अभी हम लोग जो चैप्टर का कवर जो है कर चुके हैं, वो 30 या 40% कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने इंटरनल ट्रेड के अंदर जाना, होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, क्या इनकी अलग अलग सर्विसेज हैं, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, कस्टमर्स को। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि रिटेल ट्रेड अगर आपको करना है तो कितने अलग अलग तरीके होते हैं रिटेल ट्रेड करने के। ठीक है, तो चलो मेरे साथ जुड़े रहो और पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ओनरशिप, अगर आप टाइप ऑफ ओनरशिप पे जाते हैं कि भाई मालिकाना हक किसका होगा, ओनरशिप, मालिक कौन होगा, तो उसके बेसिस पे आप सोल ट्रेडर की बात कर सकते हो। पढ़े ना सोल ट्रेडर चैप्टर नंबर 2 या 3 में। पार्टनरशिप के फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो, कोऑपरेटिव स्टोर के फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो, या कंपनी के फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो। मैंने आपको पढ़ाया था ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब के फॉर्म में आप बिजनेस कर सकते हो। एक तो ये तरीका है भाई बिजनेस करने का। दूसरा, अगर आप मर्चेंडाइज हैंडल्ड की, आप डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसके हिसाब से आप स्पेशलिटी स्टोर, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात भी कर सकते हैं। अगर आप ये देखते हो कि भाई मर्चेंडाइज हैंडल्ड, आप किन प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, तो आप स्पेशलिटी स्टोर, सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोल सकते हो। अब सवाल यह आता है कि सर इसमें पढ़ने के वाले हैं, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, इसके लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 2 या 3 है शायद, तो इसके लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो। सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना, कंपनी, कोऑपरेटिव स्टोर, ये तो पूरा तुम लोग पढ़ ही चुके हो। पढ़ेंगे ये कि मर्चेंडाइज हैंडल्ड के हिसाब से क्या चीजें होनी चाहिए। ऑन द बेसिस देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ रिटेलर्स। रिटेल ट्रेड 2 तरीके का होता है। एक होता है बेटा, एक बार अगर आप साथ में नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम अगर कुछ नहीं नोट कर सकते हो तो कम से कम ये तो नोट कर ही लो, आइटिनरेंट रिटेलिंग और फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग। आइटिनरेंट रिटेलिंग और फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग, ये 2 तरीके होते हैं रिटेल ट्रेड करने के। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि दोनों के मतलब क्या है। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग ये वाला समझेंगे, आइटिनरेंट रिटेलिंग, फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग बाद में समझेंगे। दोनों का मतलब बता दूं, देखो जब आप रिटेल करते हो ना, जब आप सामान रिटेल में बेचते हो और आपकी एक फिक्स्ड शॉप है, कहीं पे एक शॉप है, किसी एक चौराहे पे, किसी एक अपार्टमेंट में, किसी एक कॉम्प्लेक्स में अगर आपकी दुकान है, तो वो जो होता है वो फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग होती है कि भाई आपके पास एक फिक्स्ड शॉप है और वहां से आप रिटेल ट्रेड करते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई फिक्स शॉप नहीं है, आप घूमते फिरते, सैर करते, मजे मजे लेते लेते अपने सामान को बेचते हो, तो वो हो जाता है आइटिनरेंट ट्रेडिंग या रिटेलिंग। तो चलो सबसे पहले समझते हैं आइटिनरेंट रिटेलर्स को। और जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, ये अंकल जी जो है ये किसी घर के बाहर खड़े हुए हैं, दुकान पे हैं, और ये कुछ इस तरीके से साइकिल नुमा चीज पे अपनी सामान को बेच रहे हैं। और ये इनकी कोई फिक्स शॉप नहीं है, ये अपनी साइकिल चलाते रहेंगे और सामान को बेचते रहेंगे। आइटिनरेंट रिटेलर्स आर ट्रेडर्स हु डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। बेटा ये ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनके पास कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं है धंधा करने का, है ना, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है। मैंने आपको बताया ना, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स कौन होते हैं, जिनके पास एक फिक्स्ड लोकेशन होती है, एक फिक्स्ड प्लेस होती है। लेकिन आइटिनरेंट रिटेलर्स वो होते हैं जिनके पास कोई भी फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती है। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, दे कीप ऑन मूविंग देयर वेयर्स फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट। ये अपने वेयर्स यानी कि जिन साइकिल या रिक्शे पे ये सामान बेच रहे हैं, ये स्ट्रीट टू स्ट्रीट घूमते फिरते रहते हैं और जो जहां कस्टमर मिलता है उसको वहीं पे सामान बेच देते हैं, इन सर्च ऑफ देयर कस्टमर्स। ठीक है, देखते हैं भाई आगे समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर भाई साइकिल पे सामान बेच रहे हो या रिक्शे पे सामान बेच रहे हो तो कितना सामान रखोगे, ज्यादा नहीं रख पाओगे। तो इनके पास लिमिटेड क्वांटिटी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद ये जनरली कंज्यूमर प्रोडक्ट में डील करते हैं, बहुत ज्यादा टीवी और एसी नहीं बेचते हैं साइकिल पे, है ना। ये क्या बेचते हैं, ये बहुत लॉजिकल बात है, ये आपने अपने घरों के अगल बगल देखी भी होगी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं?
है ना। तो ये आपने अपने घरों के अगल बगल लोगों को देखा होगा ऐसी दुकानों को लगाते हुए। ये बेसिकली कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचते हैं, है ना, ऑफ डेली यूज। कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट बेचते हैं ऑफ डेली यूज, सच एज टॉयलेटरी प्रोडक्ट, यानी कि वॉशरूम में यूज होने वाले प्रोडक्ट हो गए, भाई सब्जियां हो गई, ठेले वाले हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। तो ठेले वाले होते हैं ना जो आपकी गली में घूमते रहते हैं, है ना, और चिल्लाते चिल्लाते सब्जियां बेचते हैं। द एम्फेसिस ऑफ सच ट्रेडर्स इज ऑन प्रोवाइडिंग ग्रेटर कस्टमर सर्विस, ठीक है। और इनका मेन काम क्या है कि ये कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई किस तरीके की कस्टमर सर्विस है भैया, देखो आप अपने घर तक सामान खरीद पा रहे हो। बेटा आपको भी याद था जब कोविड-19 का समय चल रहा था तो आप अपने घर से निकल नहीं रहे थे, यही सब्जी वाले हैं जो गली गली घूम घूम के सामान को बेच रहे थे। तो देखो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और प्रोडक्ट को अवेलेबल कराते हैं कस्टमर्स के डोर स्टेप तक, घर के दरवाजे तक जो है कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलीवर कराते हैं, है ना। इनके पास कोई भी फिक्स्ड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती है, कोई भी एक फिक्स्ड लोकेशन या फिक्स्ड प्लेस नहीं होती है, और ये जो है इधर उधर घूमते रहते हैं। और इनके पास जो इन्वेंट्री है बेटा वो भी लिमिटेड होती है। मर्चेंडाइज यानी कि सामान जिसको उनको वो बेचना चाहते हैं, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक इनके पास बहुत लिमिटेड होता है, जैसा कि आप इस फोटो में पीछे देख सकते थे, है ना। बहुत लिमिटेड स्टॉक इन अंकल जी ने लिया हुआ है और यहीं पे कुछ सामान बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। आइटिनरेंट रिटेलर्स जो है वो चार तरीके के होते हैं। सबसे पहले होते हैं बेटा हॉकर्स और एंड पेडलर्स, दूसरे होते हैं मार्केट ट्रेडर्स, तीसरे होते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स और चौथे होते हैं चीप जैक्स। देखो आपको एक पूरा चैप्टर समझना है ना, तो इस फ्लो चार्ट को कम से कम नोट कर लो, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो आइटिनरेंट ट्रेलर वो है ना, आपके रिटेलर्स या ट्रेडर्स, वो चार तरीके के होते हैं, हॉकर्स, पेडलर्स, मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स और चीप जैक्स। आइटिनरेंट ट्रेडर पहला पार्ट है रिटेल ट्रेड का, दूसरा कौन सा है, फिक्स्ड शॉप। तो जब ये चारों पढ़ लेंगे तब फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग पे जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पेडलर्स एंड हॉकर्स, मैंने चार के नाम लिए ना, सबसे पहले मैं आपको चारों के मतलब बताता हूं। पेडलर्स एंड हॉकर्स, ये आपको दिख रहा है बेटा, पेडलर्स एंड हॉकर्स जो आपके गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं और अपने प्रोडक्ट को साइकिल पे बेचते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे फोटो भी लगाई हुई है। दे आर स्मॉल प्रोड्यूसर्स और पेटी ट्रेडर्स, जैसे कुछ कुछ क्या करते हैं, सब्जियां खुद ही उगाते हैं और खुद ही बेच देते हैं, है ना। चाहे तो साइकिल पे बेचे या कोई हैंड कार्ट हो, यानी कि बेटा ठेला कह सकते हो आप, है ना, या भाई साइकिल रिक्शा हो, और आजकल ई रिक्शा भी चल रहा है। और इसके लिए क्या करते हैं, वो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, जगह जगह पे जाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को, मर्चेंडाइज को बेचते हैं, कस्टमर्स के डोर स्टेप तक जाते हैं, कस्टमर्स के डोर स्टेप तक ये चले जाते हैं। तो ये होते हैं आपके पेडलर्स और हॉकर्स। नेक्स्ट आता है मार्केट ट्रेडर्स। बेटा ऐसे ट्रेडर्स जो एक स्पेशलाइज्ड दिन पे कोई मार्केट लग रही वहां पे बेचते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई बहुत जगह पे, जैसे नोएडा वगैरह में सैटरडे मार्केट लगती है ना, या अल्टरनेट सैटरडे पे मार्केट लगती है। लखनऊ में बेटा एक मार्केट है जिसका नाम है बुध बाजार, ठीक है, बुध बाजार। यानी कि ये जो मार्केट है ये वेडनेसडे को लगती है, बुध की बाजार, ठीक है, सिर्फ वेडनेसडे को लगती है, एक इलाके में लगती है बुध बाजार। तो ये मार्केट जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ये स्पेशलाइज्ड दिनों पे और किसी स्पेशलाइज्ड जगह पे ही अपना जाके सामान बेचते हैं। तो बुध को लग रही है, यानी कि वेडनेसडे को लग रही है, वेडनेसडे मार्केट है ना, या भाई आपका मोती नगर वेडनेसडे मार्केट है, चीपेस्ट मार्केट। अगर इन मार्केट्स में जाके आप सामान को बेचते हो तो वो मार्केट ट्रेडर्स होते हैं। मार्केट ट्रेडर्स आर द स्मॉल रिटेलर्स हु ओपन देयर शॉप्स एट डिफरेंट प्लेसेस। ये अपनी दुकानों को अलग अलग जगह पे खोलते हैं इन अ फिक्स्ड डेज और फिक्स्ड डेट्स सच एज एवरी सैटरडे और अल्टरनेट सैटरडे। आपने देखा होगा कि अगर आपके गली मोहल्ले में कहीं जगराता हो रहा हो, ठीक है, जागरण हो रहा हो माता जी का, या माता की चौकी बैठी हो, तो वहां पे बेटा बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि नारियल बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो चले ही आते हैं, कोई उनकी फिक्स लोकेशन नहीं है, बट जहां पे जगह देखी वहां पे अपना सामान बेचना शुरू कर दिया, है ना। फैब्रिक, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट, खिलौने बच्चों के, इसके अलावा बेटा क्रॉकरी, मतलब ये कप, प्लेट, ये सारी चीजें, ये सारे सामान ये लोग डील करते हैं। ये हो गए आपके मार्केट ट्रेडर्स। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा आपका स्ट्रीट ट्रेडर्स या पेवमेंट वेंडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर क्या होते हैं, जो ऐसे बिल्कुल आपको किसी स्ट्रीट के बगल में, ये पार्क है इधर, तो इधर अपना पेड़ की छांव में अपना दुकान लगा के बैठ गए। Street traders are the small retailers who are commonly found at places with where huge floating population gathers, है ना, जहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ ही चली आती है ना। और ये कैसी जगह है, जैसे बेटा आपका रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन के बाहर आपने ऐसी दुकानें जरूर देखी होंगी। बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड के बाहर आप देख सकते हो,
है ना। और ये क्या करते हैं, कंज्यूमर आइटम्स बेचते हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के बाहर फोन का कवर, ईयरफोन, चश्मे, जैकेटें, जूते, ये सारी चीजें बेची जाती हैं, है ना। और ये जैसे फोटो यहां पे आप देख सकते हो, इधर कोई पार्क है, इधर सड़क है, और ये अपना दुकान साइड में लगाए हुए हैं और बेच रहे हैं। करेक्ट है, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास, है ना, ऐसी कोई दुकानें चल रही हैं। ये कॉमन कॉमन यूज के आइटम्स बेचते हैं, जैसे कि स्टेशनरी का आइटम हो गया, है ना, ईटेबल्स यानी कि खाने पीने के आइटम हो गए, रेडीमेड गारमेंट वगैरह हो गए, लोग चलते चलते खरीद लेंगे, जा रहे हैं भैया ट्रेन पकड़ने, शर्ट पसंद आ गई, पहन के देखिए अच्छी लग रही है, चलो लेके चलो। मैगजीन्स या न्यूज़पेपर वगैरह ये लोग बेचते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा भाई रेलवे स्टेशन के बगल में, अगल बगल में ऑमलेट और छोले भटूरे और इन सब चीजों की दुकान आपने जरूर देखी होंगी। तो ये स्ट्रीट ट्रेडर्स करते हैं, जिनको पेमेंट वेंडर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये है चीप जैक्स, ठीक है। चीप जैक्स आर पेटी रिटेलर्स हु हैव इंडिपेंडेंट शॉप्स ऑफ अ टेम्परेरी नेचर। इनके पास दुकानें तो हैं, इंडिपेंडेंट शॉप्स तो हैं, लेकिन टेम्परेरी नेचर की दुकान है ना। इनके पास कोई फिक्स नेचर की दुकान नहीं है, टेम्परेरी नेचर की दुकान है, यानी कि आज है कल नहीं है। ये अपनी दुकान को थोड़ा इधर उधर जो है ले जा सकते हैं। दे कीप ऑन चेंजिंग देयर बिजनेस फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर। ये अपने बिजनेस को हमेशा एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी पे चेंज करते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियलिटी ऑफ द एरिया। डिपेंड करता है कि इनकी पोटेंशियलिटी क्या है, एरिया में ये कितना चल रहा है। जैसे आपने देखा है सोसाइटीज के बाहर प्रेस, कपड़े प्रेस करने वाले जो है लगाते हैं अपनी दुकान को, और वो हमेशा चेंज करते रहते हैं। जिस सोसाइटी में ज्यादा धंधा आता है, बिजनेस आता है, जो लोग ज्यादा आते हैं प्रेस करवाते हैं, वो उसी सोसाइटी में रहते हैं। तो इनकी जो लोकेलिटी होती है वो चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है कि एरिया में कितनी पोटेंशियलिटी है, एरिया में कितने लोग हैं जो इनसे सामान खरीदते हैं, ठीक है। ये बेटा वॉच रिपेयर करना, घड़ियां रिपेयर करना, कपड़े सिलना, प्रेस करना, है ना, शूज रिपेयर करना, ठीक है, और बकेट्स वगैरह रिपेयर करना, इन सब जो है सर्विसेज को देते हैं, है ना। जिसको आप लोग आम भाषा में मोची कहते हो, ठीक है। जूते रिपेयर कर दिए, या दर्जी कहते हो, कपड़े रिपेयर कर दिए, कपड़े फट गए थे या कहीं सिलाई निकल गई थी तो सिल विल दिए, कुछ इस तरीके से चीप जैक्स आपके लिए काम करते हैं। तो भैया देखो, पूरी कहानी यह है कि रिटेल ट्रेड दो तरीके का होता है, मैंने आपको बताया। एक होता है आइटिनरेंट ट्रेड और एक होता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। रिटेल ट्रेड है, उसके दो पार्ट्स हैं, आइटिनरेंट और फिक्स्ड शॉप। आइटिनरेंट के अंदर 4 पार्ट थे, समझा दिए। अब आते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स पे, जिनके पास एक फिक्स्ड शॉप है, जिनके पास दुकानें हैं, फिक्स दुकानें हैं, कोई उनको वहां से हिला नहीं सकता है, और वो उन्हीं दुकानों के अंदर ही अपना सामान बेचते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो फिक्स्ड दुकानदार होते हैं ना, ये मोस्ट कॉमन रिटेलिंग प्रैक्टिसेस है इंडिया में, है ना। हर इंसान जो रिटेल ट्रेड करता है उसको अपनी एक अच्छी सी दुकान चाहिए ही होती है। ये रिटेल शॉप जो होते हैं ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, मेंटेन करते हैं परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, ताकि ये सेल कर सके अपने प्रोडक्ट को और मर्चेंडाइज को। दे देयरफॉर डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस टू सर्व देयर कस्टमर्स। इसका मतलब कि ये जगह जगह घूम के अपने कस्टमर्स को सर्व नहीं करते हैं, इनकी एक फिक्स्ड लोकेशन है, कस्टमर्स आता है और इनकी दुकान से सामान खरीदता है। नेक्स्ट, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के भी भैया बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो अब हमको यही पढ़ना है और ये पढ़ के हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स और फिक्स्ड शॉप स्मॉल स्टोर्स, ठीक है। जनरल स्टोर्स, स्पेशलिटी स्टोर्स, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, सेकेंड हैंड गुड शॉप, चेन स्टोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो हमको बेसिकली ये 4 चीजें और ये 2 चीजें, यानी कि टोटल 6 चीजें कवर करनी होंगी। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के अलग अलग टाइप्स को हमको जानना है और पढ़ना है। चलो, सबसे पहला आता है बेटा जनरल स्टोर। जनरल स्टोर तो आप लोग जानते ही होंगे ना, जनरल स्टोर जिसको आप, मैं कह रहा था ना, परचून की दुकान जो आपके घर के अगल बगल होती है। जनरल स्टोर्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन अ लोकल मार्केट। किसी भी लोकल मार्केट में आपको जनरल स्टोर देखने के लिए मिल जाएगा, या भैया रेसिडेंशियल एरिया जहां पे लोगों के घर वगैरह होंगे ना, वहां पे जनरल स्टोर, जिसको हम लोग कहते हैं परचून की दुकान, वो दुकानें आपको दिख जाएंगी। ये जो है शॉप्स ओनर्स क्या करते हैं बेटा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं ताकि ये कस्टमर्स की डे टू डे नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। और यही नहीं, ऐसे कंज्यूमर्स जो लोकेलिटीज में डील करते हैं, जो अलग अलग लोकेलिटीज में रहते हैं, ये उनको सर्व करते हैं, है ना। ये जो रिटेल शॉप्स हैं, जनरल स्टोर्स, ये बेटा बहुत लंबे समय तक खुली रहती हैं। ये सुबह सुबह 6 बजे ही अपनी दुकान खोल देते हैं। दूध आप लेने जाओगे 6:30-7 बजे तो आपको खुली मिलेंगी दुकानें, और रात में 10-11 बजे दुकान बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोर्स होते हैं ये बहुत ही लंबे समय तक खुले रहते हैं। कन्वीनियंट टाइमिंग्स होती हैं, कन्वीनियंट प्लेसेस होती हैं, और ये अपने रेगुलर कस्टमर्स को उधार भी देते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज भी अपने रेगुलर कस्टमर्स को देते हैं। देखो बेटा, ये सारी चीजें ना, जितनी ज्यादा ये कंटेंट पढ़ोगे वो तो इंपॉर्टेंट है 50%, बट अगर आप लॉजिक लगाओगे ना
तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है लॉजिक लगाना। बेटा आप देखो जनरल स्टोर, चाहे मैं हूं चाहे कोई और टीचर है, भैया क्या ही बताएगा जनरल स्टोर में। एक बात बताओ, आपने अपने बचपन में, आप 12वीं में 11वीं में हो, आपने भैया 1000 तरीके के जनरल स्टोर देखे हुए हैं यार, ठीक है। तुम अपने घर से निकलो जनरल स्टोर दिख जाएगा। अब इसमें बताने वाला क्या है भाई, आप भी जानते हो कि लोकल मार्केट में होते हैं, रेसिडेंशियल एरिया में होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लंबे समय तक खुलते हैं, सुबह 6 बजे खोल देते हैं और रात के 10-11 बजे तक ये खुले रहते हैं, ठीक है। अपने कस्टमर्स को रेगुलर फैसिलिटीज भी देते हैं। तो ये सब बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही जनरल रूटीन लाइफ की बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्पेशलिटी शॉप्स की। अब ये स्पेशलिटी शॉप्स देख रहे हो, ये जो स्पेशलिटी शॉप्स है ना, देखो जनरल स्टोर्स क्या करते थे, स्पेशल प्रोडक्ट में डील नहीं करते थे, इनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होता था। देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, इनके पास क्या होता था, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में ये लोग डील करते थे। वैरायटी ऑफ गुड्स, इनके पास गुड्स होते हैं और बहुत अलग अलग वैरायटी के गुड्स होते हैं। लेकिन अब आते हैं स्पेशलिटी शॉप्स, जो स्पेशलिटी के सामान रखते हैं। जैसे दुकान आपको दिख रही है, सेलिब्रेशन गिफ्ट एंड टॉयज, ये सिर्फ गिफ्ट रखते हैं और टॉयज रखते हैं, खिलौने और गिफ्ट्स, ठीक है। अब ये जो रिटेल स्टोर्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल शॉप सेलिंग चिल्ड्रन गारमेंट्स, बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े, है ना, चिल्ड्रन गारमेंट्स हो गया, मेंस वियर, लोगों के जो कपड़े हैं वो, लेडीज वियर या लेडीज शूज, टॉयज एंड गिफ्ट्स, स्कूल यूनिफॉर्म्स, कॉलेज की किताबें, कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सारी चीजें। यानी कि अगर एक दुकान है और वो लेडीज शूज बेचती है तो सिर्फ लेडीज शूज ही बेचेगी। अगर ये दुकान है, ये गिफ्ट्स और टॉयज बेचते हैं तो ये गिफ्ट्स और टॉयज ही बेचेंगे, यहां पे जाके आप कपड़े नहीं खरीद सकते हो। तो ये होते हैं बेटा आपके स्पेशलिटी शॉप्स। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। ये ऐसे देखे बेटा आपने, ठीक है। दीज स्मॉल वेंडर्स आर कॉमनली फाउंड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग। ये वेंडर्स आपको स्ट्रीट की क्रॉसिंग पे दिख जाएंगे और ऐसी जगह पे दिख जाएंगे जहां ट्रैफिक का फ्लो बहुत ही ज्यादा है, जहां पे ट्रैफिक का जो है मतलब आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहता है। दे अट्रैक्ट फ्लोटिंग कस्टमर्स एंड डील मेनली इन गुड्स ऑफ चीप वैरायटी। ये क्या करते हैं, ऐसे कस्टमर्स, बेटा फ्लोट का मतलब है ऐसे कस्टमर्स जो तैर रहे हैं, नहीं नहीं, फ्लोट का मतलब है ऐसे कस्टमर्स जो कि मार्केट में इधर उधर टहल रहे हैं, तैर नहीं रहे, जो मार्केट में इधर उधर टहल रहे हैं। तो भैया ये जो है फ्लोटिंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और गुड्स जो कि चीप वैरायटी के होते हैं उनको बेचते हैं, जैसे कि होजरी प्रोडक्ट, है ना, होजरी का सामान, टॉयज यानी कि खिलौने, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह। दे गेट देयर सप्लाईज फ्रॉम द लोकल सप्लायर्स एज वेल एज द होलसेलर्स। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स बता दिया मैंने, इनको सप्लाई मिलती है लोकल सप्लायर्स से और होल सेलर्स से। किनको, इन स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स को। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड हैंड गुड शॉप। बेटा सेकेंड हैंड गुड शॉप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आपके घर के आसपास होगी ही होगी। अब जैसे कि मेरे जब मैं क्लास 11 या 12 में था तो हम लोग को एक दुकान का नाम पता चला और उस दुकान में क्या होता था पता है, हम जाते थे और हमें मान लो अकाउंट्स की टीएस ग्रेवाल लेनी है तो वो हमको 50% पे देता था, क्योंकि वो उसके पास पुरानी किताब होती थी। देखो एक कोई कस्टमर, एक कोई बंदा आया, उसने अपनी किताब बेची तो 70% पे बेची, है ना, और हमको उसने बेच दी जो है 50% पे, हम अब उसको हो गया बीच का प्रॉफिट। समझ गए ना, ठीक है। तो ये होते हैं सेकेंड हैंड गुड शॉप, जो आपको सेकेंड हैंड गुड्स भी खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे ये किताबें देख सकते हो, अंकल जी बैठे हुए हैं और ये कहां का है भाई, देखो लिखा हुआ है बीए बीकॉम बीएससी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, और दुकान का एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, बट हाँ इतना समझ में आ रहा है कि ये कोई सेकेंड हैंड बुक्स की शॉप है और बुक्स के ऊपर ये अंकल बैठे हुए हैं और सामान को अपने बेच रहे हैं। दीज शॉप्स डील इन सेकेंड हैंड और यूज्ड गुड्स। ये जो शॉप्स हैं ये सेकेंड हैंड गुड्स में डील करते हैं, यूज्ड गुड्स में डील करते हैं। जैसे कि भाई किताबें, किताबें इसमें बहुत बहुत कॉमन है, किताबें बहुत कॉमन है, किताबें सेकेंड हैंड बहुत ज्यादा बिकती हैं। कपड़े थोड़े कम बिकते हैं। ऑटोमोबाइल्स तो आप जानते हो बेटा, गाड़ियां वगैरह बहुत बिकती हैं सेकेंड हैंड। फर्नीचर सेकेंड हैंड वगैरह बहुत ज्यादा बिकते हैं, या अदर हाउस होल्ड गुड्स बहुत ज्यादा बिकते हैं। ये जो गुड्स हैं ये थोड़े लोअर प्राइसेस पे बेचे जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, सेकंड हैंड के गुड्स है तो लोअर प्राइसेस पे बेचे ही जाएंगे, अगर लोअर प्राइस पे नहीं बेचोगे तो खरीदेगा कौन। अच्छा एक बात और, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये जो शॉप्स होती है ना, इनके पास हिस्टोरिकल वैल्यू के आइटम्स यानी कि एंटीक पीसेस भी मिल जाते हैं, एंटीक आइटम भी मिल जाते हैं, है ना। और हाँ, इन एंटीक गुड के लिए ये बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, समझ रहे हो। अगर गुड एंटीक होगा, खास होगा, तो बहुत सारे पैसे ये लोग चार्ज करते हैं सेकेंड हैंड गुड शॉप के अंदर। ओके, तो ये हो गया भाई 4। अच्छा अब बात करते हैं फिक्स्ड शॉप में लार्ज स्टोर्स। देखो सबसे पहले बताया ना
कि फिक्स शॉप रिटेलर के अंदर दो चीजें हैं, स्मॉल स्टोर्स और लार्ज स्टोर्स। स्मॉल स्टोर्स के अंदर ये चार चीजें थी जो मैंने आपको बताया, जनरल स्टोर्स, स्पेशलिटी शॉप्स, ये वाला, ठीक है। लेकिन अब बात करने वाले हैं फिक्स्ड शॉप लार्ज स्टोर्स के बारे में, ठीक है। चलो, तो अब बात करने वाले हैं भाई हम लोग फिक्स्ड शॉप लार्ज स्टोर्स के बारे में। बेटा एक बार आप रीड कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स और इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ ठीक है बेटा, चले शुरू करें फिर। चलिए, अब आते हैं फिक्स शॉप में लार्ज स्टोर्स के ऊपर। सबसे पहला आता है बेटा इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर एक लार्ज एस्टैब्लिशमेंट होता है। बेटा आप भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कभी ना कभी गए जरूर होंगे, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल स्टोर्स एक बहुत बड़ी दुकान होती है, मैं आगे फोटो दिखाऊंगा आपको। ये एक बहुत ही लार्ज एस्टैब्लिशमेंट होता है, बहुत बड़ी सी दुकान होती है जहां पे सारे सामान मिलते हैं। इनके पास बेटा वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट है इनके पास, बहुत सारे, है ना। और इनके जो डिपार्टमेंटल स्टोर को डिपार्टमेंटल स्टोर इसलिए इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके अलग अलग डिपार्टमेंट है। कपड़ों का अलग डिपार्टमेंट है, घर के सामानों के अलग डिपार्टमेंट है, बर्तनों के अलग डिपार्टमेंट है, बैग्स के अलग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग डिपार्टमेंट है। तो इनके पास भैया वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स है। और इनका एम पता है क्या है कि कस्टमर की हर नीड को सेटिस्फाई किया जाए अंडर वन रूफ। कस्टमर की हर नीड को सेटिस्फाई किया जाए अंडर वन रूफ। एम्ड एट सेटिस्फाइंग प्रैक्टिकली एवरी कस्टमर नीड अंडर वन रूफ। इनका एम क्या है, इनका एम क्या है कि सेटिस्फाई करें कस्टमर की हर नीड को एक ही छत के नीचे। ओके इसके बाद बात करते हैं, फॉर एग्जांपल देयर में बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर टॉयलेटरीज। इनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट है। वॉशरूम से रिलेटेड कोई सामान खरीदना है तो अलग डिपार्टमेंट है, मेडिसिन लेनी है तो अलग डिपार्टमेंट है, फर्नीचर लेना है तो अलग डिपार्टमेंट है ना। ग्रोसरी लेनी है, बर्तन वगैरह लेने हैं, घर के सामान लेने तो अलग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेने तो अलग है, क्लोथिंग कपड़े खरीदने तो अलग है, ड्रेस मटेरियल लेना है तो अलग स्टोर है ना। दस दे सेटिस्फाई डाइवर्स मार्केट सेगमेंट। इस वजह से ये बहुत बड़े मार्केट सेगमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, हर तरीके के कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ही वाइड वैरायटी होती है गुड्स और सर्विसेज की। लास्ट में आता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स की एक खास बात है, और ये लोग कहते हैं फ्रॉम अ पिन टू एलिफेंट। एक सुई से लेकर एक हाथी तक सब मिलता है इनके यहां, ठीक है ना। एक सुई से लेकर एक हाथी तक सब कुछ मिलता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। ओके, एडवांटेजेस की बात करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अट्रैक्ट करते हैं ये लोग। देखो डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है, तो अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। कन्वीनियंस इन बाइंग, है ना। कस्टमर्स को बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि वो ट्रॉली लेके चलते हैं। आप भी गए होंगे ऐसे मॉल वगैरह में डिपार्टमेंटल स्टोर में, वो लेके चलते हैं ट्रॉली, सामान देखते हैं, ट्रॉली में डालते हैं, बिलिंग कराते हैं, घर जाते हैं। तो कोई भी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्ची देके सामान मंगाने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंटल स्टोर में ये आसानी हो जाती है। अट्रैक्टिव सर्विसेज, आपने देखा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर गए होंगे तो हर प्रोडक्ट के पास एक आदमी खड़ा है, तो आप आदमी से भी पूछ सकते हो, इंसान से पूछ सकते हो, वो क्या वो कौन है, वो सेल्समैन है। वो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, ट्रॉली देंगे, वो आपकी बिलिंग कर देंगे। तो बहुत सारी अट्रैक्टिव सर्विसेज भी हैं, तो वो भी बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं। इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, देखो बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर सक्सेसफुल होते हैं 99%। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, और इतने सारे कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स अगर सेटिस्फाई होंगी तो भैया लार्ज स्केल ऑपरेशंस के बेनिफिट्स तो इनको मिल ही जाएंगे। प्रमोशन ऑफ सेल्स, सेल्स प्रमोशन करने का मौका भी मिलता है। यही डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जो बहुत
लार्ज क्वांटिटी में सेल्स को प्रमोट करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, वाउचर्स देते हैं, टैरिफ जो है आपको कूपन देते हैं। जैसे कहेंगे ना कि भाई दिवाली का ऑफर चल रहा है सर, 4,000 रुपए की शॉपिंग करिए तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और आपको एक कूपन मिलेगा। जब आप अगली बार आओगे 1,500 रुपए की शॉपिंग करोगे होली में तो 200 रुपए और छोड़ देंगे। ये वाउचर, ये कूपन, ये डिस्काउंट, ये सारी चीजें भी आपको ये डिपार्टमेंटल स्टोर देते हैं। लिमिटेशंस की बात करते हैं। देखो बेटा, कई बार क्या होता है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर इतने बड़े बड़े होते हैं तो पर्सनल अटेंशन जो है लैक हो जाती है ना, पर्सनली लोगों को ये अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये लोग लोगों को पर्सनली अटेंड नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, पर्सनली अटेंड नहीं कर पाते हैं। कभी कभी वो सेल्समैन जिनकी बात मैंने आपको बताई वो खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो कस्टमर्स फील करते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट के बारे में हमको जानकारी कौन देगा, तो लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन हो जाती है। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, कभी कभी बेटा, कभी कभी नहीं, हमेशा ही समझ लो, डिपार्टमेंटल स्टोर इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि भैया बहुत खर्चा लग जाता है, बहुत ऑपरेटिंग कॉस्ट लग जाती है, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट लग जाती है मतलब सामान को बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर में। ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक चीज और आती है बेटा, देखो बेटा, ये इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, अगर दुकान रेंट पे है, डिपार्टमेंटल स्टोर रेंट पे, तो वो बहुत खर्चा आ जाता है। सैलरीज, क्योंकि भैया बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं तो ज्यादा लोग काम करते हैं, सैलरी वगैरह देने में बहुत खर्चा आ जाता है। फिर बात करते हैं हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, कभी कभी लोग चोरी कर लेते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। हाँ, चोरी इज आम बात, लोग चोरी कर लेते हैं ऐसे सामानों की जो चोरी हो सकता है ना। तो ये सारी जो है डिसएडवांटेजेस होते हैं। और इनकन्वीनियंस लोकेशन, कभी कभी ये डिपार्टमेंटल स्टोर शहर से दूर बनाए जाते हैं, दूर बन जाते हैं, तो भैया कस्टमर्स को इनकन्वीनियंसी होती है इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक पहुंचने में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स। अब चेन स्टोर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, मैंने आपको बाटा का शोरूम दिखाया था, तो बाटा का शोरूम बेटा हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा आपको, हर शहर में बाटा का शोरूम देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इसे ही कहते हैं चेन स्टोर। इनका मालिक एक होता है, मालिक एक है, ओनर एक है, और एक ही तरह के प्रोडक्ट में लोग डील करते हैं और हर शहर में होते हैं। चेन स्टोर्स आर मल्टीपल शॉप्स आर नेटवर्क्स ऑफ रिटेल शॉप्स, है ना। ये नेटवर्क होते हैं रिटेल शॉप के, मल्टीपल शॉप्स होते हैं इनके पास, मतलब बहुत सारे, एक ही शहर में बहुत सारी दुकान भी होंगी और अलग अलग शहरों में भी बहुत सारी दुकानें होंगी, है ना, जिनको ओन करते हैं, यानी कि मालिक कौन होता है, ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स और इंटरमीडियरीज। मालिक इनका बेसिकली एक ही होता है। ओके, और अब देखो, इस अरेंजमेंट, इस तरह में अगर आप डील करना चाहते हो, इस तरह से अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, धंधा करना चाहते हो चेन स्टोर्स या मल्टीपल शॉप्स में, तो एक बात समझनी होगी कि अ नंबर ऑफ शॉप्स विद सिमिलर अपीयरेंस। ठीक है, इनके पास बहुत सारी शॉप्स होती हैं और हर शॉप लगभग एक तरीके की दिखती है। देखो बेटा, आप बाटा के शोरूम दिल्ली में चले जाओ, बाटा के शोरूम आप लखनऊ में चले जाओ, बाटा के शोरूम इंदौर में चले जाओ, बैंगलोर में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, हर जगह आपको बाटा के शोरूम एक जैसे ही दिखेंगे, है ना। ये अलग अलग लोकेलिटीज में होते हैं और स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में फैले हुए हैं। ठीक है, ओके, ये चेन स्टोर्स या मल्टीपल शॉप्स जो है नॉर्मली डील करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड एंड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट में, है ना। जैसे बाटा हो गया, आपने बेटा दिल्ली की एक अग्रवाल स्वीट्स की शॉप जरूर सुना होगा आपने। अग्रवाल स्वीट्स की दिल्ली में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो ये आप किसी भी अग्रवाल स्वीट में चले जाओगे, वो एक ही तरीके से डील कर रहे हैं, एक ही तरह का टेस्ट होगा उनका, एक ही प्रोडक्ट, मतलब खाने पीने के आइटम्स में डील कर रहे हैं। तो भैया इनके पास ब्रांडेड कस्टमर्स प्रोडक्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट में डील करते हैं, है ना, और इनका सेल्स टर्नओवर बहुत ही ज्यादा है, यानी कि सेल्स बहुत होती है इनकी। ठीक है, अगर सक्सेसफुल हो गया एक बार मार्केट में। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स का। रिलायंस फ्रेश, ऐसे करके आपने रिलायंस ट्रेंड या रिलायंस फ्रेश, इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे जो वो है ना दुकानें ना, वो देखी होंगी। ठीक है, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स नाम से। एक और आपने देखा होगा डीमार्ट, डीमार्ट आपने अपने शहरों में देखा होगा, ये बहुत सारी मल्टीपल शॉप्स है इनकी और ये चेन स्टोर्स के अंदर आता है। ठीक है बेटा, अब हमें समझना है कि इन चेन स्टोर्स का या इन मल्टीपल चेन स्टोर्स का क्या फायदे होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला फायदा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल,
है ना। ये इतने लार्ज स्केल पे डील करते हैं कि इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिलता है ना। क्योंकि ये इतने लार्ज स्केल पे डील करते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि इनकी मार्केट में बहुत अच्छी पहचान बन चुकी है, तो इनको बहुत सारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, देखो भैया ये जो चेन स्टोर्स होते हैं ना, ये खुद ही सामान को खरीदते हैं, खुद ही सामान को बनाते हैं एंड खुद ही बेचते हैं, तो यहां पे कोई मिडिलमैन नहीं है, और इसी वजह से मिडिलमैन ना होने की वजह से इन चेन स्टोर्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, देखो ये जितने भी चेन स्टोर्स है ना, ये कैश में डील करते हैं, क्रेडिट में डील करते नहीं है। अब देखो आप अगर अग्रवाल स्वीट जाओगे, समोसा खरीदोगे तो कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, कोई भी क्रेडिट पे सामान नहीं खरीदता यहां से, और इसी वजह से इनके कोई बैड डेप्ट नहीं है। चौथा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये गुड्स को कंज्यूमर से डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, बेटा इनमें फेल होने का खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि चेन स्टोर सभी सक्सेसफुल होंगे। जैसे मान लो मेरी एक दुकान है, सक्सेसफुल हो गई तो दूसरी खोल लूंगा, दूसरी हो गई तो तीसरी खोल लूंगा, तीसरी हो गई तो चौथी खोल लूंगा, तो यहां पर रिस्क बहुत कम होता है ना। क्योंकि इनके पास प्रॉफिट बहुत होते हैं, तो भाई इनके पास क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई दुकान खोल ली है, तो ये किराए पे नहीं खोलेंगे, ये दुकान को बना लेंगे, तो लो कॉस्ट पे सामान ये बना लेते हैं। फिर आता है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि भाई ये जो चेन स्टोर्स होते हैं ना, इनके हाथ में सारी चीजें होती हैं, ये खुद ही ओनर्स होते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमको किस तरीके के प्रोडक्ट में डील करना है, कब डील करना है, कितने का प्राइस रखना है, कोई इनके ऊपर बाधा नहीं होती है, कोई इनके ऊपर दिक्कत नहीं आती है, ये फ्लेक्सिबल नेचर से काम अपना करते हैं। चलो भाई, फिर आते हैं मेल ऑर्डर हाउसेस। सर अब ये मेल ऑर्डर हाउसेस क्या, मैंने आपको बताया ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आइटिनरेंट ट्रेडर्स हो गया, आइटिनरेंट रिटेल हो गया, फिर हम लोग आते हैं बेटा फिक्स शॉप रिटेलर्स में, आइटिनरेंट के 4 देख लिए, फिक्स शॉप में अब हम लोग सारी चीजें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ने देखा जनरल स्टोर्स वगैरह, और ये एक सब देख रहे हैं मेल ऑर्डर हाउसेस। अब ये मेल ऑर्डर हाउसेस बेटा क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं, मजा आ रही है। वेंडिंग मशीन वगैरह भी हम लोग को पढ़नी है, और मेल ऑर्डर हाउसेस पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मेल ऑर्डर हाउसेस बेसिकली क्या है, देखो एक बार रीड करके देखते हैं। मेल ऑर्डर हाउसेस आर द रिटेल आउटलेट्स दैट सेल देयर मर्चेंडाइज थ्रू मेल, है ना। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, इन दुकान के मालिकों को मेल करते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं, और रिटेल आउटलेट्स पे अपना ऑर्डर देते हैं, और ये लोग उनके घर तक डिलीवर करके आते हैं। देयर इज जनरली नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। यहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच में कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, यहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच में कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है। इसमें होता क्या है, जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा पहुंचे जाते हैं। जैसे कि भाई रिटेलर हूं मैं रिटेलर हूं, मैंने अपनी दुकान का एडवर्टीजमेंट किया, कंज्यूमर्स को पता लगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कहां करूंगा, न्यूज़पेपर में कर सकता हूं, मैगजीन में कर सकता हूं, सर्कुलर्स में कर सकता हूं, कैटलॉग्स में कर सकता हूं, सैंपल्स में कर सकता हूं, बिल्स में कर सकता हूं, प्राइस लिस्ट भेज सकता हूं उनके घरों पे, है ना, बाय देम पोस्ट। ठीक है, आगे देखो, all the relevant information about the product such as the price, features, delivery, terms of payment etc described in the above advertisement। देखो हो क्या रहा है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक आपने देखा होगा, जब आप सो के सुबह उठे और जैसे गेट खुला, एक पर्चा नीचे से आया, ठीक है, और न्यूज़पेपर के अंदर कोई पर्चा निकला किसी कोचिंग का, ठीक है, कि यहां पे ये सर पढ़ा रहे, ज्वाइन कर लो, या किसी डॉक्टर का पर्चा निकला, डेंटल क्लिनिक पर्चे निकलते ना, पिंक कलर के, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ठीक है, वही एडवर्टीजमेंट होता है। अब यहां पे कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर्स को डायरेक्टली, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर जो है मेल करते हैं। यहां पे कस्टमर्स, मेल का मतलब क्या है कि कस्टमर्स तक मेल के द्वारा पहुंचा जा रहा है, कुछ भी करके, यहां पे पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, सब कुछ पहुंचाया जा रहा है कस्टमर तक, सब कुछ एडवर्टीजमेंट, सारी चीजें पहुंचाई जा रही है कस्टमर तक, और कस्टमर तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि हम यहां पे बैठे हुए हैं, है ना। कैसे पहुंचाया जा रहा है, या ऐसे पहुंचाया जा रहा है, और उसी एडवर्टीजमेंट में सारे फीचर्स, प्राइसेस, डिलीवरी के टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेल ऑर्डर हाउसेस के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं भाई क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहली बात यहां पे देखो बेटा, कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड। देखो एडवांटेजेस ये है, फायदे ये हैं कि जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो मेल ऑर्डर हाउसेस के द्वारा, तो भैया देखो बहुत ही कम पैसे में काम हो जाता है। देखो टीवी वगैरह पे एडवर्टीजमेंट करोगे, न्यूज़पेपर में छपवाओगे तो बहुत पैसा पड़ेगा, लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर पर्चा बंटवा दोगे तो कम पैसा पड़ेगा, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, यहां पे मिडिलमैन का एलिमिनेशन हो जाता है, मिडिलमैन का कोई काम नहीं रह जाता है। जो कस्टमर खरीदते हैं वो कैश देके खरीदते हैं, बैड डेब्ट का कोई डर नहीं रहता है। ये बहुत लंबे बहुत लार्ज एरिया में अपने जो है प्रोडक्ट को
बेच सकते हैं, वाइडर रीच, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बहुत लार्ज एरिया में कर सकते हैं, इसी वजह से ये अपने बहुत प्रोडक्ट को बहुत लार्ज स्केल में बेच सकते हैं। कन्वीनियंस है ना, इनको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है सामान को बेचने में। कस्टमर डायरेक्टली आते हैं और सामान खरीद लेते हैं, कस्टमर डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं और ये सामान को घर तक पहुंचा देते हैं। ये भी होता है बेटा, है ना। जैसे कस्टमर ने एडवर्टीजमेंट देखा, उसमें फोन नंबर लिखा हुआ है कि भाई पिज्जा खरीदे A1 पिज्जा से, फोन नंबर करे, प्राइसेस लिखे हुए हैं पिज्जा के, आपने फोन नंबर वगैरह लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, दुकान का एड्रेस लिखा हुआ है। आपने फोन किया, हाँ सर एक लार्ज साइज पिज्जा, एक मीडियम साइज पिज्जा, एक स्मॉल साइज पिज्जा मेरे घर तक पहुंचवा दीजिए, ये लिखिए मेरा एड्रेस। वो आया घर तक, एड्रेस वो आया और घर तक एड्रेस पे आया और पिज्जा डिलीवर करके चला गया। लेकिन 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 यहां पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। बेटा देखो, पर्सनली लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट में आता है पर्सनली जो है आप मिल नहीं पा रहे हो, सबसे पहली दिक्कत तो ये है। सेलर और बायर आपस में पर्सनली मिल नहीं रहे। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, यहां पे सारी डिपेंडेंसी पता है किस पे है? यहां पे सारी डिपेंडेंसी बेटा प्रोडक्ट के है, प्रोडक्ट पे है। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कस्टमर दोबारा खरीदेगा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा कस्टमर कतई नहीं खरीदेगा। हाई प्रमोशन कॉस्ट, बेटा एडवर्टीजमेंट करने के लिए कभी कभी बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है, तो प्रमोशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है यहां पे। नो आफ्टर सेल सर्विस, बेटा एक बार प्रोडक्ट अगर बेच दिया तो कोई आफ्टर सेल सर्विस सेलर बायर को प्रोवाइड नहीं करता है। कोई भी उधार का जो है सामान नहीं बेचता है, तो कस्टमर्स के लिए ये थोड़ी कम खराब, मतलब अच्छी बात नहीं है। देखो मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छी बात है कि उधार नहीं देना है, लेकिन कस्टमर्स के लिए अच्छी बात नहीं है कि उनको उधार नहीं मिल रहा है। नो क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स, बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको तुरंत सामान चाहिए और आपको तुरंत सामान नहीं मिल पाया, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज, बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग धोखा कर देते हैं, भैया फोन मिलाते हैं और घर तक आते हैं, गलत एड्रेस दे देते हैं, तो अब्यूज की पॉसिबिलिटी भी होती है। डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज पे डिपेंडेंट होता है। पोस्टल सर्विस समझते हो? पोस्ट, इंडियन डाक वगैरह पे ज्यादा डिपेंडेंसी इस पे हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। द स्वास्तिक कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर, कस्टम्स कॉन्फिस्केटेड गुड्स रिटेल शॉप, A1 521 सेक्टर 6 रोहिणी दिल्ली। ठीक है, क्या है ये बताऊं? बता दूं? देखो यार, कस्टमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स, मैं बताता हूं हो क्या रहा है। यहां पे आपके और मेरे जैसे आम कस्टमर्स ही एक कोऑपरेटिव स्टोर चलाते हैं, ठीक है। जैसे ये स्टोर आपको दिख रहा है, यहां पे कस्टम्स कन्फिस्केटेड, कस्टम समझते हो? कस्टम, जो कस्टम डिपार्टमेंट वाले हैं ना, जो फ्लाइट से सामान आ रहे हैं, दिखा नहीं पाए, है ना, मतलब फ्लाइट से कोई टूरिस्ट आ रहा है, वो दिखा नहीं पाया कि भैया ये जो है रसीद नहीं दिखा पाया, कस्टम्स वाले ने उसको जब्त कर लिया। तो कस्टम जो भी सामान जब्त करता है, ऐसे स्टोर्स उन सामानों को खरीदते हैं और फिर कंज्यूमर्स को बेच देते हैं बहुत ही सस्ते दामों में, है ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट ना ही कस्टम्स के काम का है, ना ही इन लोगों के काम का है, कंज्यूमर्स के काम का है। कंज्यूमर्स को बहुत सस्ते उसमें बेच देते हैं। तो देखो, अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, कौन ओन्ड करता है, कौन मैनेज करता है और कौन कंट्रोल करता है? बाय कंज्यूमर देमसेल्फ। यहां पे कंज्यूमर्स ही ओन करते हैं, मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच स्टोर्स इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मिडिलमैन हु इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस एंड देयरबाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द मेंबर्स। कहा जा रहा है इन स्टोर्स का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि भैया मिडिलमैन को तुरंत ही रास्ते से हटाओ, कोई मिडिलमैन होना नहीं चाहिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस को इंक्रीज करते थे, है ना। और इससे क्या होता है, जो उसके मेंबर्स है ना, ठीक है, जैसे मान लो 100 कंज्यूमर्स है, 100 कंज्यूमर्स ने मिलके एक कोऑपरेटिव स्टोर चलाया, खोला, और अब वो आपस में ही सामान खरीद रहे हैं और आपस में ही सामान बेच रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। चलो अब इसके देखते हैं भाई क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। बिल्कुल देखो, एक बार बेटा आप लोग पढ़ लो, थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा पानी पी ले और फिर आपको पढ़ाते हैं। चले बेटा देखिए आगे बढ़े। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? सबसे पहले, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स जो भी हैं उनकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि मेंबर्स ज्यादा है तो बहुत ज्यादा लॉस होने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि मेंबर्स ही आपस में एक दूसरे को सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, तो बाहर वाला कोई आएगा नहीं और धोखा वोखा होगा नहीं, तो एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल भी कंज्यूमर्स की नहीं होती है।
जो प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट होते हैं, तो बिल्कुल भी इसमें क्वालिटी की कोई आपको शंका नहीं मिलेगी। रेगुलर सप्लाई, प्रोडक्ट की रेगुलर सप्लाई मेंबर्स को मिलती है, ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट आज खत्म हो गया। सप्लाई एज पर चॉइस, आप जितना क्वांटिटी में चाहें सामान खरीद सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। जो लोकेशन मेंबर्स को कन्वीनियंस लगे वो उस लोकेशन पे दुकान ये खोल सकते हैं। लीगल सपोर्ट भी इनको मिलता है। कैश सेल, ये जो भी सामान बेचते हैं बिल्कुल कैश पे बेचते हैं, तो इनको कोई भी बैड डेब्ट होने का खतरा नहीं रहता, उधार का बहुत ज्यादा खतरा नहीं होता है। और जो इनका मैनेजमेंट होता है दुकानों का वो डेमोक्रेटिक होता है, लोकतांत्रिक होता है, यानी कि मेंबर्स हैं, मान लो 100 मेंबर्स हैं तो 100 मेंबर्स ने मिलकर 4 मेंबर्स को मैनेजमेंट में डाल दिया। 100 मेंबर्स ने वोट किया, 4 मेंबर्स को मैनेजमेंट में डाल दिया, तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, किसी एक की तानाशाही नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेसी से पूरे दुकान का मैनेजमेंट होता है। डिसएडवांटेजेस हैं बिल्कुल भाई, देखो यहां पे पैसों की बहुत तगड़ी कमी होती है, लैक ऑफ फंड्स है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, फंड्स की बहुत कमी इन लोग को होती है, क्योंकि ये लोग आम इंसान होते हैं हमारे और आपके जैसे, तो ये कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन तो होते नहीं है, ना ही प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइजेशन मिलती है, तो बेटा लैक ऑफ स्किल, इनके पास उतनी स्किल्स तो है नहीं, ठीक है, तो वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि मेंबर ज्यादा होते हैं तो ये आपस की बात लीक कर देते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कई बार इन लोगों में कोऑर्डिनेशन भी बिगड़ जाती है ना, ये लोग पब्लिसिटी और अवेयरनेस नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट की, बस सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि पैसा होता नहीं है, और कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, हमेशा वही जो 100 साल पुराना चला आ रहा है कोऑपरेटिव स्टोर्स का वही ढर्रा अपनाते हैं, कुछ भी नया नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका लैक ऑफ इनिशिएटिव, कुछ नया करने की इच्छा इनके अंदर नहीं होती है। चलो ये देखते हैं बेटा, आप बात करते हैं सुपरमार्केट्स की। सुपरमार्केट इज अ लार्ज, अब भैया देखो सुपरमार्केट तो आप जानते होंगे, देखो पढ़ के भी बाद में बता दूंगा, पहले आप ये फोटो देखिए, बिग बाजार को आप जरूर जानते होंगे, कुछ इस तरीके के सुपरमार्केट आपने जरूर देखे होंगे अपने शहर में, जहां पे आप जाते हो और बहुत सारे सामान को खरीद के घर लाते हो। सुपरमार्केट एक लार्ज रिटेलिंग बिजनेस यूनिट है, सबसे पहले ये समझ लो, लार्ज हाँ सुपरमार्केट क्या है, एक लार्ज रिटेलिंग बिजनेस यूनिट है जो कि बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं। इनके जो प्राइस होते हैं उनमें मोल भाव बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि नेगोशिएशन नहीं होता है। जैसे बिग बाजार है, जो प्राइस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है उसी प्राइस पे सामान आपको खरीदना होता है, ठीक है। सेल्फ सर्विस होती है, आप खुद ट्रॉली लेके अंदर जाते हो और सामान को खरीदते हो, और यहां पे एक चीज पे बहुत फोकस किया जाता है, डिस्काउंट वगैरह, सामान वगैरह पे डिस्काउंट, वाउचर्स, इन सब पे चीजों पे बहुत फोकस किया जाता है। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है सबसे सस्ते 7 दिन, सबसे सस्ते 5 दिन, ये सारे एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं जिसपे मर्चेंडाइजिंग अपील होती है कि भाई हमारा प्रोडक्ट ही आपको खरीदना है। सबसे सस्ते 7 या 5 दिन का ऐसा ये लोग जो है पोस्टर हर दूसरे दिन लगाते रहते हैं। The goods traded are generally food product and other low priced branded and widely used consumer product। जो गुड्स यहां पे ट्रेड किए जाते हैं वो जनरली कौन से प्रोडक्ट होते हैं, वो जनरली फूड प्रोडक्ट होते हैं, और लो प्राइस्ड, कम प्राइस वाले ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि ग्रोसरी, जैसे कि यूटेंसिल्स, जैसे कि कपड़े, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जैसे कि हाउस होल्ड गुड्स एंड मेडिसिन। तो ये यहां पे जो गुड्स में डील होते हैं वो ग्रोसरी, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, हाउस होल्ड गुड्स और मेडिसिन वगैरह में डील किया जाता है। चलो भाई, तो सुपरमार्केट देख लिया, अब सुपरमार्केट के एडवांटेजेस को देख लेते हैं। वन रूफ, लो कॉस्ट, एक ही रूफ के अंदर, एक ही छत के नीचे, एक ही स्टोर के अंदर सारे सामान मिल जाते हैं, तो कॉस्ट बहुत ही कम लगती है। सेंट्रल लोकेशन, शहर की जो बीचों बीच लोकेशन होती है, सेंट्रल लोकेशन पे ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स लोकेटेड होते हैं, तो कस्टमर्स को कोई दिक्कत नहीं होती है। वाइड सिलेक्शन, इनके पास इतने ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं ना कि कंज्यूमर्स को वाइड सिलेक्शन करने में हेल्प मिलती है। बेटा आप लोग भी सोचिए, बिग बाजार जाते हैं तो कोई रोकता टोकता नहीं है, जो खरीदना है जो मर्जी खरीदना हो खरीद लो, नो बैड डेप्ट, कोई बैड डेप्ट नहीं होता है, ठीक है। जो भी यहां पे अगर आपको सामान लेना है तो कैश में डील करना पड़ेगा, कैश में सामान खरीदना पड़ेगा, तो कोई बैड डेप्ट का चांस होता नहीं है। और एक बात और, लार्ज स्केल पे ये सारे सुपर स्टोर्स डील करते हैं, तो इनको लार्ज स्केल का बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लार्ज स्केल पे ट्रेड करने का बेनिफिट यह है कि भैया कॉस्ट हो जाती है कम और प्रॉफिट जो है आपका बढ़ जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, बात समझ में आ गई ना
क्या हो रहा है यहाँ पे, सुपर स्टोर्स एक ही छत के नीचे काम करते हैं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा कम लगती है, कॉस्ट कम लगती है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, बैड डेब्ट होते नहीं है, कस्टमर्स को वाइड सिलेक्शन के बेनिफिट्स मिलते हैं और सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होता है तो किसी कस्टमर को कोई दिक्कत भी नहीं होती है। ओके, लिमिटेशंस क्या है भाई, देखो स्टोर के मालिकों के लिए तो अच्छा है कि कैश पे सामान बिक रहा है, लेकिन कस्टमर्स के लिए अच्छी बात नहीं है कि सामान कैश पे बिके, कस्टमर्स के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है। पर्सनल अटेंशन यहां पे जीरो होती है, कोई भी आपको अटेंड करने के लिए खड़ा नहीं है, आपको प्रोडक्ट खुद ही देखना है, समझ में आता है तो ट्रॉली में भरना है, जाके बिलिंग करानी है, घर लेके जाना है। गुड्स की मिसहैंडलिंग लोग करते हैं, आपने बिग बाजार और ऐसे सुपर स्टोर्स में देखा होगा, लोग क्या करते हैं, बिस्किट लिया और बिलिंग नहीं करानी है तो वहीं कहीं छोड़ के चले गए, वो किसी के हाथ के नीचे आ गया, बिस्किट का पैकेट टूट गया, कोई देखने वाला ही नहीं, ठीक है। हाई ओवरहेड एक्सपेंसेस, इन सुपर स्टोर्स को चलाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है, लेबर की सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, है ना, ये सारी चीजें, पानी वगैरह की व्यवस्था या मतलब उसको साफ सफाई की व्यवस्था, सारी चीजें चलाने के लिए बहुत ज्यादा ओवरहेड एक्सपेंसेस लगते हैं। ओवरहेड यानी कि ऐसे खर्चे जो छोटे मोटे होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इन सुपर स्टोर्स को खोलने के लिए बहुत पैसा लगता है। आपको क्या लगता है, एक बिग बाजार खोलना है या कोई मॉल खोलना है तो बहुत लाख 2 लाख रुपए में खुल जाएगा? नहीं, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट उसके लिए लगती है, बहुत ज्यादा पैसा उसके लिए लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, वेंडिंग मशीन्स पे आते हैं, ठीक है ना। किस पे आते हैं भाई, वेंडिंग मशीन्स पे आते हैं, और वेंडिंग मशीन के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ भाई वेंडिंग मशीन के बाद हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पहले वेंडिंग मशीन्स पढ़ेंगे और फिर सबसे पहले मैं आपको एक वेंडिंग मशीन दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। बेटा इस तरीके की मशीन देखी आपने, जहां पे आप एक सिक्का डालते हैं और एक टोकन निकलता है, फिर टोकन डालते हैं और ये सामान निकलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली आप देख सकते हो, कैंस वगैरह होते हैं, खाने पीने के आइटम होते हैं, चिप्स वगैरह होती है, सारी चीजें, ठीक है। तो चलो वेंडिंग मशीन का मतलब एक बार समझ लेते हैं, पहले आपने फोटो देख लेना कि भाई वेंडिंग मशीन में सर पढ़ाना क्या चाहते हैं, देखते हैं। ये वेंडिंग मशीन जो होती हैं वो कॉइन ऑपरेटेड होती हैं, सिक्का डालेंगे सामान निकलेगा, और ये प्रोडक्ट बेचती हैं जैसे कि हॉट बेवरेजेस, जैसे कि कॉफी वगैरह हो गई, चाय वगैरह हो गई, प्लेटफॉर्म टिकट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मेट्रो का टिकट देखने के लिए मिल जाएगा, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट्स, न्यूज़पेपर, बहुत सारी कंट्रीज में ये वेंडिंग मशीन्स में सिक्का डालोगे ये सारे सामान निकलेंगे। अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द प्रोडक्ट मेंशन्ड हियर, the latest area in which this concept is getting popular in many parts of the country is known as ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जहां से पैसा निकलता है। बेटा ऑटोमेटेड टेलर मशीन में क्या होता है, आप अपना एटीएम कार्ड लगाते हो और पैसा निकलता है। तो भैया इन प्रोडक्ट के अलावा एक चीज बहुत ज्यादा फेमस हो रही है बहुत सारी कंट्रीज में और हमारी कंट्री में भी, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कार्ड डाला, पैसा निकला, पैसा अकाउंट से कट गया, क्या कहते हैं हम लोग इसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, एटीएम भी बोलते हैं। अब देखते हैं भाई ये वेंडिंग मशीन कुछ ऐसी नजर आती है। वेंडिंग मशीन कैन बी यूजफुल फॉर सेलिंग प्री पैक्ड ब्रांड। देखो बेटा वेंडिंग मशीन में आप वही सामान बेच सकते हो जो पहले से ही पैक किए गए हो, लो प्राइस के हो। वैसा तो है नहीं बेटा कि 1000-2000 रुपए के सामान आप वेंडिंग मशीन में डाल दोगे, ये 50-60-100 रुपए तक के होता है, ठीक है। वेंडिंग मशीन का साइज यूनिफॉर्म होता है, वेट यूनिफॉर्म होता है, और बहुत सारे लोग खरीदते हैं सामान, तो भाई सेल्स भी अच्छी खासी हो जाती है। कंज्यूमर्स को बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि भाई उनके पास, ऑल्सो कंज्यूमर्स कैन नॉट फील और सी द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग एंड डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिटर्निंग अनवांटेड गुड्स। देखो बेटा कंज्यूमर्स को ये बिल्कुल नहीं फील होगा कि वो जो है सामान को खरीद के वापस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वेंडिंग मशीन से एक बार सामान बाहर निकल गए हो तो निकल गए हो, समझ रहे हो ना। वेंडिंग मशीन से बाहर सामान आ गया तो कैसे इसमें वापस डालोगे, नहीं डाल पाओगे, ठीक है। तो कंज्यूमर्स को अगर ये फील होता है कि भैया वापस करना है तो वो वापस नहीं कर सकते। इन लिमिटेशंस के बावजूद, ठीक है, ये वेंडिंग मशीन्स बहुत इनका प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, यानी कि फ्यूचर अच्छा है। हर कंट्री, अलग अलग कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा फेमस हो रही हैं और इनके पास हाई टर्नओवर, सेल्स बहुत होती है एंड लो प्राइस कंज्यूमर प्रोडक्ट यहां पे डील होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कैन, कॉफी, चिप्स का पैकेट, बिस्किट, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। लेकिन 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 सर ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्यों पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आया। बेटा आप अगर लेटेस्ट सिलेबस देखते हो क्लास 11 का, तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटेल इंटरनल ट्रेड के अंदर पढ़ाया जाएगा।
क्योंकि बेटा जो हम लोग सामान खरीदते हैं ना, ठीक है, जो मार्कर मैं आपको दिखा रहा था इतनी देर से, इस पर भी जीएसटी लगा होगा। आप किसी और सामान को खरीद के लाते हो तो बेटा उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़ा होगा। कुछ भी सामान ले आओ, कुछ भी सामान ले आओ, आपको हर प्रोडक्ट पे जीएसटी देना पड़ता है। तो इसी वजह से आइए जीएसटी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में नॉलेज लेते हैं। बेसिकली जीएसटी वो टैक्स है जो आपको हर प्रोडक्ट पे खरीदते समय देना पड़ता है, ठीक है। चलो अब देखो, जीएसटी से पहले कोई टैक्स था? हाँ जी बिल्कुल था। जीएसटी से पहले अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस चलते थे, जैसे कि सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, है ना, और वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन 1 जुलाई 2017 से एक नया टैक्स मार्केट में आया है जिसका नाम है वन नेशन वन टैक्स, है ना, जिसको हम लोग जीएसटी भी बोलते हैं। देखो बेटा होता क्या था, जीएसटी आने से पहले वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, हर सरकार अलग अलग तरीके से लेती थी। यूपी में अलग वैट था, दिल्ली में अलग वैट था, आंध्र प्रदेश में अलग था, महाराष्ट्र में अलग था, मध्य प्रदेश में अलग था। लेकिन जुलाई 1, 2017 को जीएसटी लागू हुआ, जिसका काम था वन नेशन वन टैक्स, कि एक देश एक टैक्स। अब आप जम्मू कश्मीर जाइए तब भी 18% जीएसटी लगेगी सामान पे, लखनऊ में रहिए तब भी 18% जीएसटी लगेगी, दिल्ली में रहेंगे तब भी 18% जीएसटी लगेगी, बैंगलोर में रहेंगे तब भी 18% जीएसटी लगेगी। जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी ने रिप्लेस कर दिए बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हमारे देश में, तो जीएसटी ने रिप्लेस कर दिए। अब एक टैक्स है और वो पूरे देश में लागू होता है। जीएसटी से पहले 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, 8 सेंट्रल, 9 स्टेट लेवल टैक्सेस। 9 स्टेट लेवल पे, समझ रहे हो, यानी कि राज्य सरकार जो लेती थी, और 8 केंद्र सरकार जो लेती थी। उन सारे 17 टैक्सेस को हटा के, 23 सेसेस को हटा के एक जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी कंप्रोमाइजेस ऑफ सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी भी आता है जीएसटी के अंदर, और एसजीएसटी भी आता है जीएसटी के अंदर। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है भाई। आगे पढ़ते हैं। हाउ विल जीएसटी बेनिफिट एंड एम्पावर सिटीजंस? जीएसटी का फायदा हम सिटीजंस को कैसे होने वाला है? सबसे पहले जीएसटी से लोगों का ओवरऑल जो टैक्स बर्डन है वो कम हो जाएगा। पहले जीएसटी आने से पहले आपको बहुत हैवी टैक्सेस देने पड़ते थे। रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते थे तो रेस्टोरेंट वाला आपसे सर्विस टैक्स भी लेता था और सर्विस चार्ज भी लेता था, ठीक है। लेकिन जीएसटी आने के बाद आपसे सिर्फ एक टैक्स लिया जाएगा, तो कोई भी हिडन टैक्सेस नहीं है, और हिडन टैक्सेस ना होने की वजह से टैक्स बर्डन भी जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट पे आप कोई टैक्स पे कर रहे हो तो वो हर स्टेट का अलग अलग नहीं होगा। अगर वो आपको लखनऊ में उतने का मिलता है तो दिल्ली में भी उतने का ही मिलेगा, अलग अलग जगहों पे भी उतने का ही मिलेगा। डेवलप ऑफ अ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या हुआ, एक मार्केट बनी गुड्स एंड सर्विसेज की, एक टैक्स लगने लगा, ठीक है। लोगों की इनकम उनके हाथों में बचने लग रही है, और एजुकेशन एंड एसेंशियल नीड्स, जिससे वो पैसा जो है एजुकेशन और एसेंशियल नीड्स पे खर्च कर सकते हैं। कस्टमर्स के पास वाइड चॉइस हो जाती है, और इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, ठीक है। मोर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जीएसटी के आने से ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं, क्योंकि अब आप लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में देख सकते हो जिनके ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है। ओके, की फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के बारे में कुछ की फीचर्स भी हैं, जैसे कि जीएसटी जो है वो पूरे इंडिया में फैली हुई है। सबसे बड़ा की फीचर तो यही है कि भैया जीएसटी पूरे देश, दुनिया में, पूरे मतलब दुनिया नहीं लेकिन हाँ पूरे देश में फैली हुई है। जीएसटी जो बेटा अप्लाई की जाती है ना, वो गुड्स के सप्लाई पे अप्लाई की जाती है। देखो ये मार्कर है, ये मैंने खरीदा, सिंपल है, मार्कर मैंने खरीदा तो मार्कर पे मैंने जीएसटी पे कर दी, ठीक है। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। कहा जा रहा है कि जीएसटी जो है वो कहता है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, यानी कि डेस्टिनेशन में बताता हूं, देखो किसी भी गुड की डेस्टिनेशन क्या है, उसके कंज्यूमर्स। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो जीएसटी पे करेंगे, कहानी खत्म। जीएसटी एक बार पे होती है, कंज्यूमर्स पे करेंगे। पहले क्या होता था, जब मैन्युफैक्चरर सामान बनाता था तो भी वो टैक्स पे करता था, होलसेलर सामान रखता था तो भी वो टैक्स पे करता था, है ना, रिटेलर सामान को रखता था तो भी वो टैक्स पे करता था, इसके बाद कंज्यूमर सामान को रखता था वो भी टैक्स पे करता था। लेकिन जीएसटी के बाद क्या हुआ, कंज्यूमर टैक्स पे करता है और इतनी बार टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। इसे कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ठीक है। लास्ट के कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं बेटा। लास्ट के कुछ पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाईज एंड
वुड बी सब्जेक्टेड टू आईजीएसटी। अगर हाँ, देखो बेटा, अगर आप इंपोर्ट करते हो किसी भी गुड और सर्विसेज का तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटर गुड्स एंड इंटर स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो टोटल 3 तरीके की जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, जो अलग अलग रेट पे सेंट्रल और स्टेट के सामानों पे लगते हैं। ठीक है, 4 टैक्स स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, सबसे फेमस यही है 18%। आपको अधिकतर प्रोडक्ट में 18% जीएसटी देखने के लिए मिल जाता है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज टू सेज आर जीरो रेटेड। अब अगर सेज समझते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज, जो सेज है ना, जहां पे भारत सरकार कहती है कि बाहर की कंपनीज आए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपने प्लांट्स को सेटअप करें, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएं और इंडिया में ही सामान बनाएं और बेचें। सेज के लिए कोई भी जीएसटी नहीं है। जो कंपनीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एस्टैब्लिश की जाती हैं वो जीरो रेटेड होती है, उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं जीएसटी काउंसिल में कौन कौन है, जीएसटी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन लोग हैं, मतलब किन किन लोगों ने जीएसटी जो है बनाई थी। जैसा कि आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख सकते हो, है ना। तो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन लोग हैं, चेयरपर्सन है यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। चेयरपर्सन कौन है जीएसटी काउंसिल की, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस समय, निर्मला सीतारमण जी। वाइस चेयरपर्सन इज टू बी चूजन अमंग द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बेटा जो भी स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर होगा ना, उसी को वाइस चेयरपर्सन भी बनाया जाएगा। मेंबर्स में कौन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मेंबर्स हैं एंड ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन एंड ईच स्टेट, है ना। कोरम समझते हो, नहीं समझते बताता हूं, पहले पढ़ लो। कोरम इज 50% ऑफ टोटल मेंबर्स हैव 2/3 वेटेज एंड सेंट्रल हैज 1/3 वेटेज। कहा क्या जा रहा है कि मान लो किसी अहम मुद्दे पे डिसीजन होना है तो कम से कम कितना वोट आना चाहिए, कम से कम कितना वोट आना चाहिए, किसी अहम मुद्दे पे डिसीजन होना है तो कम से कम कितना वोट आना चाहिए मेंबर्स के हिसाब से। तो कहा जा रहा है कि कोरम यानी कि वोट किसी एक के पक्ष में 50% का आना चाहिए। उस 50% में 2/3 वेटेज जो है आपका स्टेट मेंबर्स का है और 1/3 यानी कि 1/3 वेटेज सेंट्रल के मेंबर्स का है। डिसीजन इज टेकन बाय 75% मेजॉरिटी। डिसीजन तभी लिया जाएगा जब 75% मेजॉरिटी से काम होगा। और आप जानते हो कि केंद्र सरकार में इस समय है मोदी जी की सरकार और उनके पास 75% मेजॉरिटी हो ही जाती है। द काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशंस ऑन एवरीथिंग। ठीक है, जो काउंसिल है वो बनाई क्यों गई है, सबसे पहला सवाल यह है कि बेटा देखो काउंसिल ही ये डिसाइड करती है, काउंसिल ही ये चीज देखती है, रिकमेंडेशन देती है जीएसटी से रिलेटेड हर चीज पे, चाहे वो रूल्स है, चाहे वो रेट्स है, चाहे वो ऑर्डर्स है, जीएसटी से रिलेटेड हर चीज पे ये काउंसिल ही डिसीजन लेती है। ठीक है बच्चा पार्टी। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है। तो नेक्स्ट है आपके लिए एक बहुत बड़ा सा थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। क्लास 11 का एक और वन शॉट हमारी तरफ से खत्म होता है, मेरी तरफ से खत्म होता है। इंटरनल ट्रेड के बारे में आज बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के और आई गेस आपको भी अच्छा लगा होगा पढ़ के। तो अगर यार आपको पढ़ के अच्छा लगा और पूरा चैप्टर समझ में आया है तो लाइक कर देना सेशन को, कमेंट कर देना सेशन के नीचे, इस सेशन को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच सारे बच्चों को। लेकिन अभी जाना नहीं है, एक चीज आपको दिखाने वाला हूं अपनी क्लास 11 की प्लेलिस्ट जो मैंने आपके लिए तैयार की है। अगर आप क्लास 11 में हैं और कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और आप बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहते हैं तो भैया आपको जाना पड़ेगा, ये यूट्यूब है हमारा, यहां पे जाइए कॉमर्स अड्डा 247, कॉमर्स अड्डा 247 आपको टाइप करना है। टाइप करके आप जैसे यहां पे जाएंगे तो आपको यहां पे प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी, थोड़ा ऊपर चलेंगे तो यहां पे देखो दिखेगा क्लास 11 वन शॉट ऑल सब्जेक्ट प्लेलिस्ट। क्लास 11 के मेरे वन शॉट नजर आएंगे, ये देखो क्लास 11 के कहां चले गए, ओके ये देखो क्लास 11 की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने रखी हुई है। ये मेरे सारे वन शॉट्स हैं, आप आराम से इनको देख सकते हो। जैसे जैसे इसमें चैप्टर्स ऐड होते जाएंगे आप इनको आराम से देख सकते हो, है ना। सारे चैप्टर्स मैंने कवर किए हुए हैं, एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं है। टोटल 11-12 चैप्टर्स हैं जो भी हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और ये हमारी प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्लेलिस्ट है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर कवर करें, क्लास 11 के वन शॉट्स इसमें है। अगर आप बिजनेस स्टडीज को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो दिस प्लेलिस्ट विल प्ले अ वाइटल रोल इन योर एग्जाम्स। ठीक है बच्चा पार्टी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए, बने रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के साथ।
ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, हैव अ गुड ईयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।